Hello students, welcome to the amazing platform of Physics वाला. Welcome to the Arjuna NEET Fast Track Batch my dear students. हम आ गए हैं लेक्चर 5 ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पे. अभी तक हमने बहुत सारी चीजें पढ़ ली हैं और अगर आपको वो सब अच्छे से क्लियर है तो वेरी गुड, क्योंकि थर्मोडायनेमिक्स का मेजर वाला जो पार्ट था ना वो तो आप कर चुके हो. अगर आपको वो सब समझ आने लगा है तो अब आगे की चीजें आसान लगने लगेंगी. बट इसके लिए मैं होप करती हूं कि आपको लेक्चर 4 की सारी डेरिवेशंस समझ आई हैं एंड आपने वो डेरिवेशंस खुद से करी हैं, बिकॉज लेट मी टेल यू इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, राइट? यस, डेरिवेशन आती है नहीं आ रही कोई दिक्कत नहीं है, ट्राई करो उसको समझने का, क्योंकि अगर समझ लोगे तो रटना नहीं पड़ेगा. और अगर नहीं ही समझ आ रही हैं तो आपको एक्सप्रेशंस तो जरूर पता होने चाहिए बेटा, कि कब वर्क डन ज्यादा होता है कब नहीं होता है, उनके प्लॉट्स कैसे होते हैं. तो वो तो आई होप आपको समझ आ गया होगा. मैंने एटलीस्ट इतना ट्राई किया था कि वो सारी चीजें क्लियर हो जाएं. ठीक है, yes. तो चलिए बेटा आज का सेशन शुरू करते हैं. आज हम क्या पढ़ने वाले हैं पहले हम देख लेते हैं. आज हम पढ़ने वाले हैं, हम पढ़ेंगे बेटा एंथैल्पी के बारे में, हम पढ़ेंगे हीट कैपेसिटी के बारे में, हम इन पे बेस्ड प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स करेंगे एंड ऑल्सो हम एडियाबैटिक प्रोसेस की स्टार्टिंग करेंगे. ठीक है, ओके. तो बहुत सारी चीजें पढ़नी है, बहुत अमेजिंग सा सेशन होने वाला है. तो अपनी कुर्सियों की पेटियां बांध लीजिए, अपना मोटिवेशन एकदम हाईएस्ट रखिए, क्योंकि अब हम बहुत सारी पढ़ाई करने वाले हैं, राइट? यस. तो ये सब स्टार्ट करने से पहले लेक्चर शुरू कर रही हूं तो एक आसान से टॉपिक से शुरू करूं क्या? चलो एक बहुत ही आसान सा टॉपिक करेंगे पहले. विच इज योर अरे 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 फ्री एक्सपेंशन करेंगे हम पहले, फिर प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स करेंगे. ठीक है, तो मुझे एक बार फ्री एक्सपेंशन को ऊपर लेके आ जाने दो पे, ये और ये वाला क्वेश्चन एक्सपेंशन. ठीक है, दिस इज ऑल्सो फ्री एक्सपेंशन. चलो हम पहले फ्री एक्सपेंशन करेंगे फिर हम प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स करेंगे. तो भैया फ्री एक्सपेंशन होता क्या है? बेटा फ्री एक्सपेंशन का बेसिकली मतलब ये होता है जब आप कोई ऐसी कंडीशन ले रहे हो जिसके अंदर आपका एक्सटर्नल प्रेशर जीरो हो. यानी कि मैम एक चीज समझ आ गई कि जो पी एक्सटर्नल होगा ना वो एक फ्री एक्सपेंशन में जीरो होगा, आपका एक्सटर्नल प्रेशर जीरो होगा. ठीक है, तो बेटा अगर आप यहां पर ध्यान से देखो, ये सब मत पढ़ना भी, मैं पढ़ा दूंगी. वर्क डन जो होगा वो क्या होगा? माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी होता है. ठीक है मैम, अगर पी एक्सटर्नल जीरो है तो यानी कि फ्री एक्सपेंशन में वर्क डन जो होता है वो आपका जीरो होता है. ठीक है, इतना आपको समझ आया, इतना हमको बिल्कुल क्लियर है. ठीक है, दिस इज फ्री एक्सपेंशन का पहला पार्ट. ठीक है, ओके. तो फ्री एक्सपेंशन इज द एक्सपेंशन अगेंस्ट जीरो एक्सटर्नल प्रेशर और द एक्सपेंशन इनटू द वैक्यूम. अब आपको पता है वैक्यूम में क्या होता है, आपको पता है वैक्यूम में पी एक्सटर्नल जो होता है वो जीरो होता है, यानी कि मैम प्रेशर ही जीरो होता है. वैक्यूम में तो प्रेशर होता ही नहीं है, तो वो तो जीरो ही होता है. इसके बारे में हम डिस्कशन कर भी चुके. ठीक है, यस. तो फ्री एक्सपेंशन बेटा यानी कि एक्सटर्नल प्रेशर जीरो है. दिस, अब ये वाली लाइन को समझने के लिए आपको मैम के साथ बने रहना पड़ेगा. अब देखो ये समझ आया? यस. अब मोस्टली जब हम फ्री एक्सपेंशन की बात करते हैं तो हमेशा हम ये कंडीशन लेके चलते हैं कि आइसोथर्मल कंडीशंस में फ्री एक्सपेंशन हो रहा है, ये अंडरस्टूड होता है. तो यानी कि अगर फ्री एक्सपेंशन लिखा है तो यानी कि आपको अंडरस्टैंड करना है कि आइसोथर्मल कंडीशंस हैं. आइसोथर्मल कंडीशंस में हम एक्सपेंशन को फ्री एक्सपेंशन कहेंगे. ठीक है, यस. तो अगर बेटा आपका आइसोथर्मल कंडीशन है, आइसोथर्मल यानी कि मैम आइसोथर्मल का मतलब होता है कि टेम्परेचर है कांस्टेंट. अगर टेम्परेचर है कांस्टेंट तो मैम डेल्टा टी है जीरो. अगर डेल्टा टी जीरो है तो डेल्टा यू को भी होना पड़ेगा जीरो. समझ आ रहा है? यस. तो डेल्टा यू को भी होना पड़ेगा जीरो. ठीक है, अब लगाओ बेटा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. अब हम लगाएंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है दैट डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू. अब डेल्टा यू भी जीरो है और डब्ल्यू भी जीरो है, तो यानी कि आपके क्यू की वैल्यू भी आ गई जीरो. ठीक है, यस. ये होता है आपका फ्री एक्सपेंशन में, तीनों जीरो होते हैं. इसका मतलब है अगर आप ध्यान से देखो तो आप ये कह सकते हो कि मैम हीट फ्लो नहीं हो रहा. तो मैम अगर हीट फ्लो नहीं हो रहा इसका मतलब है कि क्या मैं कह दूं कि एडियाबैटिक कंडीशंस ही भी हैं? क्योंकि हीट फ्लो तो जीरो है. तो नहीं बेटा, आप ऐसा नहीं कह सकते कि एडियाबैटिक कंडीशन. क्यों नहीं कह सकते एडियाबैटिक कंडीशन है? क्योंकि एडियाबैटिक कहता है कि हीट फ्लो पॉसिबल ही नहीं होता. एडियाबैटिक प्रोसेस कहता है कि हीट फ्लो पॉसिबल ही नहीं होता. यहां पे बेटा हीट फ्लो न्यूमेरिकली जीरो आ गया, लेकिन पॉसिबल है, हो नहीं रहा वो अलग बात है, लेकिन
पॉसिबल तो है, लेकिन पॉसिबल तो है, इसीलिए हम इसको एडियाबैटिक प्रोसेस नहीं कह सकते, क्योंकि पॉसिबल होता है लेकिन होता नहीं, वो अलग बात है। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि आप ये नहीं बोल सकते हैं। ठीक है, ठीक है, ये वाला जो पार्ट है इसको आप अभी इग्नोर कर सकते हो, इस पार्ट को हम बाद में डिस्कस करेंगे, तो ये हम अभी नहीं डिस्कस कर रहे हैं, इसको हम हटा देते हैं। ठीक है, क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि हमने एंट्रोपी नहीं पढ़ा है, तो इसलिए इसको इग्नोर कर दो। ठीक है, एंट्रोपी पढ़ेंगे फिर आपको ये भी समझ आ जाएगा, तो फिलहाल के लिए हम इसे इग्नोर कर सकते हैं। अब आ जाओ इधर, अब देखो, दिस कांट बी कॉल्ड एडियाबैटिक, क्यों? बिकॉज हीट ट्रांसफर्ड इज अलाउड। अलाउड है, हो नहीं रही वो अलग बात है, लेकिन अलाउड तो है ना, यस, बट नो हीट इज ट्रांसफर्ड। अलाउड तो है लेकिन हो नहीं रही, वो अलग बात है, तो आप इसको एडियाबैटिक नहीं कह सकते हो, ये आपका फ्री एक्सपेंशन ही होगा, और फ्री एक्सपेंशन में सारी चीजें जीरो होती हैं, सीधी सी बात है, सब जीरो होता है। ठीक है, क्लियर है? यस, बहुत बढ़िया, इसको लिख लो, इसको लिख लो बेटा। अब मुझे एक सेकंड रुक जाओ, यहाँ पे ना ये चाहिए। ठीक है, चलो, अब बढ़िया, अब लिख लिया बेटा यहां तक, तो अब आ जाओ सवाल पे। अब आपको क्वेश्चंस करने हैं जो हमने लास्ट पढ़ा था उसके बेसिस पे। फ्री एक्सपेंशन बस इतना ही था, उसमें सब कुछ जीरो होता है, ये समझ आ गया, और क्यों जीरो होता है ये समझ आना चाहिए, उसको एडियाबैटिक नहीं कह सकते, ये समझ आना चाहिए। तीन चीजें पता होनी चाहिए, फ्री एक्सपेंशन में वर्क डन जीरो होता है, फ्री एक्सपेंशन आइसोथर्मल कंडीशंस में होता है तो उसका डेल्टा यू जीरो होता है, तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगाने पे सारी चीजें जीरो हो जाती हैं। अब हीट फ्लो जीरो आ गया, क्या हम इसको एडियाबैटिक कह दें? नहीं, हीट फ्लो अलाउड है, हो नहीं रहा वो अलग बात है, लेकिन अलाउड तो है, तो हम इसको एडियाबैटिक नहीं कह सकते। ठीक है, चलो अब इस क्वेश्चन को करो। कहता 2 मोल है आइडियल गैस के जो एक्सपैंड करते हैं फ्रॉम 4 लीटर टू 40 लीटर रिवर्सिबली आइसोथर्मली एट टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस। तो आपको वर्क डन निकालना है जूल्स में। इसने बता दिया आपको कि जूल्स में निकालना है। मैं पानी पी रही हूं, तब तक खुद ट्राई करो इस सवाल को। कैसे करोगे? फॉर्मूला लगाना है सीधा, ट्राई करो। ठीक है, अब देखो, सबसे पहले बोला है आइसोथर्मल और रिवर्सिबल, तो इससे समझ आ जाना चाहिए कि आपको वर्क डन रिवर्सिबल वाला कैलकुलेट करना है आइसोथर्मल के लिए। ठीक है, तो मैम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? फॉर्मूला लगेगा बेटा nRT ln V1/V2। ठीक है, दूसरा बोला है कि आपको वर्क डन निकाला है जूल्स में। अगर आपको वर्क डन जूल्स में निकालना है तो आप आर की वैल्यू को यूज करोगे 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। ठीक है, ये वाली वैल्यू आप यूज करोगे, तभी आपका आंसर जो है वो जूल्स में आएगा। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स है 2, पहले इसको ना उसमें कन्वर्ट कर लो, क्योंकि कैलकुलेट करना है, तो 2.303 में कैलकुलेट कर लो, फिर आ जाएगा यहाँ पे nRT और ये नेचुरल लॉग कन्वर्ट हो जाएगा लॉग बेस 10 में V1/V2। ठीक है, 2.303, उसके बाद में नंबर ऑफ मोल्स दिए हुए हैं 2, आर की वैल्यू यूज करनी है 8.314 इंटू, बेटा टेम्परेचर है 27 डिग्री सेल्सियस, तो केल्विन में कितना हो जाएगा? 273 ऐड करो 300 केल्विन। लॉग वॉल्यूम क्या बताई हुई है? 4 से 40, यानी कि 4/40, ये 1 ये 10। ठीक है, तो यहां पे क्या आ जाएगा? माइनस आ जाएगा। अब एक बार ध्यान से देखना, कम वॉल्यूम से ज्यादा जा रहा है, इसका मतलब हो रहा है एक्सपेंशन। एक्सपेंशन में होता है वर्क डन नेगेटिव, तो मैम आंसर तो नेगेटिव में ही आना चाहिए था। तो इस सारे को मल्टीप्लाई करेंगे 2.303 इंटू 2 इंटू 8.314 इंटू 300। और बेटा अब देखो, मैंने माइनस इधर ले आया, तो इसको मुझे रेसिप्रोकेट करना पड़ेगा, ये ऊपर आ जाएगा, है ना, तो ये हो जाएगा log 10। ठीक है, और log 10 होता है 1, तो बस इसको मल्टीप्लाई कर लेना 2.303 इंटू 2 इंटू 8.314 इंटू 300। ये आंसर जो है वो जूल्स में आएगा, बस इसको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको सवालों को अप्रोच करना है। क्या आपको दिया हुआ है उस चीज का ध्यान रखना है यार, बस। ठीक है, कर लेंगे ऐसा सवाल, अब कोई दिक्कत नहीं आएगी। बहुत ही बढ़िया, अमेजिंग बच्चे। ठीक है, इसको लिख लो, फिर आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट सवाल करते हैं बेटा, क्योंकि हमें ना बहुत सारी चीजें करनी है, तो हम स्टेप्स
डिस्कस करेंगे और सॉल्यूशंस कैलकुलेशंस हम बाद में करेंगे, क्योंकि वी हैव टू अंडरस्टैंड एंड प्रैक्टिस अ लॉट, ठीक है। तो क्या कहता है क्वेश्चन, एक पिस्टन है जो फिल्ड है विद 0.04 मोल्स, आपके पास में 0.04 मोल्स है ऑफ एन आइडियल गैस, और वो एक्सपैंड करता है रिवर्सिबली। सबसे इंपॉर्टेंट है कि रिवर्सिबली आपको बताया हुआ है कि वो एक्सपैंड कर रहा है, तो अगर एक्सपैंड कर रहा है और रिवर्सिबली कर रहा है तो यानी कि मैम वर्क डन जो आएगा वो नेगेटिव आएगा। ये बात मुझे बहुत अच्छे से पता है, ठीक है। फ्रॉम वॉल्यूम दी हुई है आपको, मान लो ये आपकी V1 वॉल्यूम है, ये आपकी V2 वॉल्यूम है, ठीक है। एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर, बेटा टेम्परेचर कांस्टेंट बोला हुआ है, इसका मतलब है कि कौन सी कंडीशन है, आइसोथर्मल कंडीशन है। ऐसे क्वेश्चन को पढ़ के चीजें अंडरस्टैंड करनी है, ठीक है। As it does so, it absorbs 208 joules of energy. अब वो ऐसा जब कर रहा होता है तो आपका जो सिस्टम है वो हीट कितनी एब्जॉर्ब कर लेता है, प्लस 208 जूल्स होगा। क्यों मैम प्लस होगा, क्योंकि आपका सिस्टम एब्जॉर्ब कर रहा है, इट इज एब्जॉर्बिंग 208 जूल्स ऑफ एनर्जी, और जब एब्जॉर्ब करेगा तो प्लस 208 होगा, क्योंकि सिस्टम को हीट मिल रही है, ठीक है। The values of Q and W for the process will be, अब आपको बताना है Q और W का वैल्यूज, ठीक है। तो पहले तो लगाना है भैया फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सीधा आंखें बंद करके हमें यही करना होता है। तो मैम अगर मैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगाऊं तो डेल्टा U जो होगा वो Q प्लस W के बराबर होता है। अब आप कहते हो कि टेम्परेचर है कांस्टेंट, अगर टेम्परेचर है कांस्टेंट तो मैम आइसोथर्मल है, आइसोथर्मल है तो मैम इंटरनल एनर्जी होगी कांस्टेंट, अगर वो कांस्टेंट होगी तो डेल्टा यू क्या हो जाएगा, 0। क्यों, क्योंकि आइसोथर्मल कंडीशंस है ना। इसका मतलब है कि मैम क्यू जो होगा वो माइनस डब्ल्यू के बराबर होगा, हाँ कि नहीं, हाँ कि नहीं, बिल्कुल बेटा बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। तो अगर Q की वैल्यू प्लस 208 है तो क्या आपको इसमें कोई फॉर्मूला लगाने की जरूरत थी, तो नहीं लगता कोई भी जरूरत थी, क्योंकि सीधा आंसर आ रहा था, ये सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ था। आपको पता है कि W जो होगा वो माइनस Q के बराबर होगा, यानी कि माइनस 208 जूल्स के बराबर होगा। जितनी भी हीट आएगी वो इंटरनल एनर्जी को तो बढ़ा नहीं सकती, यानी कि वो सिर्फ और सिर्फ काम करने में यूज होगी, और कितना काम करेगी वो, माइनस 208 जूल्स का, क्योंकि एक्सपेंशन हो रहा है तो वर्क डन आना चाहिए था नेगेटिव, और बिल्कुल सही भी है, राइट, यस। तो ये आपका आंसर है, W होगा माइनस 208 और Q होगा प्लस 208। ऑप्शन ए जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देख रहे हो कितना आसानी से सवाल हो गया, कोई कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ी, 2 सेकंड का सवाल है ना, बहुत बढ़िया। लिखो इसको, ऐसे ना आपको कंफ्यूज करने के लिए बहुत बार दिया जाएगा क्वेश्चन में, बस आपको ये ध्यान रखना है कि कंफ्यूजियाना नहीं है, कंफ्यूजियाना नहीं है, ठीक है, ठीक है। चलो क्लियर है यहां तक, लिख लो इसको, आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल करेंगे। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर आ गया है, तो जरा इस सवाल पर गौर फरमाइएगा। क्या कहता है क्वेश्चन, क्वेश्चन कहता है कि एक मोल आइडियल गैस है, टेम्परेचर है 27 डिग्री सेल्सियस, तो नंबर ऑफ मोल्स 1, टेम्परेचर दिया हुआ है 27 डिग्री सेल्सियस, एंड 3 एटमॉस्फेयर प्रेशर इज अलाउड इन टू एक्सपैंड इन आइसोथर्मल कंडीशंस। आइसोथर्मल कंडीशंस दी हैं, मतलब मैम डेल्टा टी मेरा 0 है, अगर डेल्टा टी 0 है तो मेरा डेल्टा यू भी 0 है, ठीक है, यस। और एक्सपेंशन हो रहा है, मतलब मैम मेरा वर्क डन होगा नेगेटिव। जो जो चीजें मुझे पता लग रही है ना मैं पहले ही लिख रही हूं, चाहे जरूरत पड़े ना पड़े। आगे क्या कहता है, अगेंस्ट कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर। अगर बेटा कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर बोला है यानी कि इररिवर्सिबल वर्क डन है। जो जो चीजें पता लगे ना फटाफट लिख लो, इसमें कुछ दिक्कत नहीं है, ठीक है। इररिवर्सिबल वर्क डन है ऑफ 1 एटमॉस्फेयर, ठीक है, ठीक है। Until the final pressure of gas becomes 1 atmosphere, then calculate। तो आपको वर्क डन कैलकुलेट करना है, आपको Q कैलकुलेट करना है। अब बेटा डेल्टा H जो होता है वो एंथैल्पी होती है, वो हमने अभी तक नहीं कैलकुलेट किया है, तो ये आप अभी नहीं करोगे। आप इन तीनों को कैलकुलेट करने की कोशिश करोगे। तो इन तीनों को आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है, कैसे कर सकते हो, बहुत सीधी सी बात है। हमें पता है दैट टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस है, आइसोथर्मल कंडीशन है, तो मैम डेल्टा यू तो हमारा होगा 0। अगर डेल्टा यू 0 है यानी कि डेल्टा ई ही तो आपके डेल्टा यू के बराबर होता है, मैम ये तो हो गया 0। अगर हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगाएं तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के हिसाब से डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, ये 0 है तो क्यू जो है वो माइनस डब्ल्यू के बराबर है। आपको ये दोनों अलग अलग से नहीं निकालने, बस आपको वर्क डन निकालना है, क्योंकि आपको वर्क डन निकालना आता है। अगर आपने वर्क डन निकाल लिया तो आप निकाल लोगे हीट भी, ठीक है,
यस, तो वर्क डन निकालते हैं। अब समझते हैं कि वर्क डन कैसे आएगा। ध्यान से देखना, इरिवर्सिबल वर्क डन बताया हुआ है, इरिवर्सिबल वर्क डन बताया हुआ है। अगर इरिवर्सिबल वर्क डन बताया हुआ है तो मतलब मुझे आइसोथर्मल इरिवर्सिबल वर्क डन का फॉर्मूला चाहिए, ठीक है। तो आइसोथर्मल इरिवर्सिबल वर्क डन का फॉर्मूला होता है nRT V1 by V2 minus 1, राइट, यस। तो ये होगा आपका फॉर्मूला nRT V1 by V2 minus 1। अब आप कहोगे कि मैम क्वेश्चन में ना मुझे कहीं पे भी V1 V2 नहीं दिया हुआ, तो फिर हम कैसे कैलकुलेशंस करेंगे? क्या बात कर दी यार, क्या आपको पता नहीं है कि आइसोथर्मल कंडीशंस होती हैं तो भाई P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 होता है। तो अगर आप V1 by V2 ढूंढ रहे हो तो वो P2 by P1 के बराबर ही होता है। तो आप इसी फॉर्मूला को आप कैसे लिख सकते हो? nRT P2 by P1 minus 1। क्या आपको P2 P1 दे रखे हैं? ध्यान से देखो, कहता 1 मोल गैस है तो यानी कि आपका नंबर ऑफ मोल्स तो 1 है, टेम्परेचर आपका 27 डिग्री सेल्सियस है यानी कि 300 केल्विन है आपका टेम्परेचर, एंड 3 एटमॉस्फेयर प्रेशर इज अलाउड टू एक्सपैंड। अगर वो एक्सपैंड कर रहा है तो उसका प्रेशर कम हो रहा होगा, यानी कि मैम P1 की वैल्यू जो है वो मुझे 3 एटमॉस्फेयर दी हुई है, और P2 जो है वो आपको बेटा कितना दिया हुआ है? देखो, एक्सपैंड होके फाइनल प्रेशर कितना बन रहा है? 1 एटमॉस्फेयर। वो 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर बन रहा है, यानी कि यहाँ पे आपका जो P2 होगा वो 1 एटमॉस्फेयर होगा। तो बस नंबर ऑफ मोल्स हैं, R है, T है, P2 है, P1 है, निकाल लो, वर्क डन। तो इजी, ठीक है, कोई दिक्कत है यहां तक? नहीं। ऐसे आपको सवालों को करना आना चाहिए, जब प्रो हो जाओगे तभी मजा आने लगेगा क्वेश्चंस करने, ठीक है। यस, बहुत बढ़िया। पहले तो ये सब लिखो बेटा, लिख लो इसको, फिर हम आगे बढ़ेंगे। कर लिया, चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब हमें यहां तक सारी चीजें समझ आ गई। अच्छा ठीक है, रुको ना, अभी आपने वर्क डन निकाल लिया, ठीक है, इसको कैलकुलेट करके आपका वर्क डन आ जाएगा। यस मैम, इसमें सारी वैल्यूज पुट करोगे, वर्क डन आ जाएगा। उसके बाद बेटा आप हीट कैसे निकाल सकते हो? आपको पता है हीट विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ वर्क डन, तो जो भी वर्क डन आएगा उसके आगे माइनस लगा दो, तो माइनस nRT P2 by P1 minus 1। ये क्या आ जाएगा? आपका हीट फ्लो आ जाएगा, ठीक है। सब निकाल लिया। एंथैल्पी अभी निकालना सिखाऊंगी, आज हम वही पढ़ेंगे, ठीक है। बहुत बढ़िया, अमेजिंग, लिखो इसे, फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलो एक लास्ट क्वेश्चन करेंगे। क्या कहता है लास्ट क्वेश्चन? मतलब क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है फॉर एन आइसोथर्मल प्रोसेस द एसेंशियल कंडीशन इज। अगेन बेटा एंथैल्पी अभी नहीं पढ़ा है तो एंथैल्पी को एक बार के लिए हमें यहाँ पे छोड़ना पड़ेगा। एंथैल्पी के बारे में हम बाद में बात करेंगे, बाकी सारी चीजें आप मुझे बता सकते हैं। तो बाकी की सारी चीजें ध्यान से देखिए और मुझे आंसर देने की कोशिश कीजिए कि एक आइसोथर्मल कंडीशन के लिए एसेंशियल कंडीशंस क्या क्या हैं, ठीक है। मैम अगर मैं कुछ भी बोल देती हूँ। मैम अगर आइसोथर्मल कंडीशंस दी हुई हैं, इसका मतलब है कि मैम टेम्परेचर है कांस्टेंट, ठीक है। अगर टेम्परेचर है कांस्टेंट तो डेल्टा टी होगा 0। तो मैम कोई भी चीज जो टेम्परेचर पर डिपेंड करती है वो होगी 0, राइट, यस। तो बेटा क्या मैं बोल सकती हूँ कि डेल्टा टी 0 होगा? बिल्कुल ये सच है। dt भी तो एक स्मॉल चेंज इन टेम्परेचर है, वो भी 0 होगा। ऑल्सो आपकी इंटरनल एनर्जी भी तो टेम्परेचर पे ही डिपेंड करती है, तो वो भी क्या होगी? 0। तो मैम ये भी बिल्कुल सही है। तीनों एक्सप्रेशंस ही आपके बिल्कुल सही है, ठीक है। यस, तो ऐसे आप अपनी सारी कैलकुलेशंस कर सकते हैं। बहुत आसान सवाल आते हैं अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है यहां से तो, ठीक है। लिख लो इसको। अब बेटा जो हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, अब आपको थोड़ा सा मजा आने वाला है। फर्स्ट लॉ हमने अभी तक इंटरनल एनर्जी के बारे में पढ़ा था, और इंटरनल एनर्जी थी आपकी ये, जिसको हम डेल्टा यू से रिप्रेजेंट करते थे, और हम कहते थे कि ये जो होता है वो फंक्शन ऑफ टेम्परेचर होता है। यू इंटरनल एनर्जी होती है जो आपका फंक्शन ऑफ टेम्परेचर होता है। अब बेटा हम एक नया
चीज आपके सामने इंट्रोड्यूस करने वाले हैं जिसे कहा जाता है एंथैल्पी, और एंथैल्पी आप H से रिप्रेजेंट करते हैं, एंथैल्पी को आप H से रिप्रेजेंट करते हैं। एंड लेट मी टेल यू, ये जो एंथैल्पी होती है ये भी फंक्शन होती है टेम्परेचर का। कैसे होती है सब समझ आएगा, बस थोड़ा सा सब्र करना है, ठीक है। तो यहां से आपको क्या समझ लेना है कि फर्स्ट लॉ, दो चीजों से हम फर्स्ट लॉ में हम दो चीजें पढ़ेंगे, एक इंटरनल एनर्जी पढ़ेंगे, एक एंथैल्पी पढ़ेंगे। इंटरनल एनर्जी के बारे में सारी डिस्कशन कर चुके हैं, और इंटरनल एनर्जी हमें पता है कि फंक्शन ऑफ टेम्परेचर होता है। अगर आपको इंटरनल एनर्जी समझ आया हुआ है तो आपको एंथैल्पी 2 मिनट में समझ आ जाएगा, क्योंकि कुछ नया नहीं है उसके अंदर, वो एग्जैक्टली इंटरनल एनर्जी की तरह ही होता है, बस थोड़े से चेंजेस है वो मैं बता दूंगी। तो एंथैल्पी जो होता है वो H से रिप्रेजेंट किया जाता है, और आपकी एंथैल्पी भी टेम्परेचर का फंक्शन होती, ठीक है। इतना समझ आया, इतना समझ आया। दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, इसको पहले हम नोट डाउन करेंगे, ठीक है। अब हम इसकी डिस्कशन करें, इसकी, चलो लिख लिया। अब देखो बेटा, अगर आप एंथैल्पी ऑफ अ सिस्टम की बात करते हैं तो कब हम एंथैल्पी ऑफ अ सिस्टम कैलकुलेट, जब बेटा एंथैल्पी ऑफ अ सिस्टम कैलकुलेट करने के लिए हमें एक चीज तो पता है कि टेम्परेचर का फंक्शन होता है। एक सिंपल सा फॉर्मूला आपको एंथैल्पी का आना चाहिए। वो फॉर्मूला कहां से आया इट डजंट मैटर, आपको सिर्फ वो फॉर्मूला पता होना चाहिए, और वो फॉर्मूला है दैट योर एंथैल्पी H इज इक्वल टू U प्लस P, ठीक है। जहां पे H क्या है, एंथैल्पी है। अभी तो हम गैस की बात करें तो लेट्स से एंथैल्पी ऑफ गैस, U क्या है बेटा, इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस, ठीक है। P क्या है, प्रेशर ऑफ गैस है बेटा, और V क्या है, वॉल्यूम ऑफ गैस है, ठीक है। यस, अब हम ये चीज समझ चुके हैं, ये आपको पता होना चाहिए, दिस इज समथिंग इंपॉर्टेंट जो काम आता है, ठीक है। चलो यहां तक भी सारी चीजें क्लियर हैं। अब देखो बेटा, एंथैल्पी जो होता है वो इंटरनल एनर्जी प्लस PV के बराबर होता है। अब अगर हम बात करें तो मैम हमें इंटरनल एनर्जी तो पता ही नहीं होती, हमें तो चेंज पता होता है। तो बेटा अगर हमें चेंज पता होता है तो हम सारी चीजें चेंज से कैलकुलेट कर लेते हैं। लेट अस से DH जो होता है वो DU प्लस D ऑफ PV के बराबर होता है, या फिर आप क्या कह सकते हो, डेल्टा H जो होता है वो डेल्टा U प्लस डेल्टा ऑफ PV के बराबर होता है। ये दोनों तीनों फॉर्मूलाज जो हैं वो हम यूज करते, ठीक है तो एक ही तरह के फॉर्मूलाज, कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी है, बट हमने इसको अलग अलग तरह से लिख दिया, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, अभी तक सिंपल है, बस ये एक्सप्रेशन याद करना है। अगर चेंज की टर्म्स में बात करो तो सब में चेंज कर दो, ठीक है। ओके चलो, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, पहले तो इसको लिखो, ठीक है। चलो अब बेटा पहले मैं आपको कुछ डेफिनेशन समझाऊंगी, फिर आपको समझ आएगा। अब पता है क्या एंथैल्पी क्या होता है, एंथैल्पी एक्चुअली इंटरनल एनर्जी की तरह ही एक फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है, लेकिन वो हम कैलकुलेट करते हैं कांस्टेंट प्रेशर पे। अब आपको इसमें से एक शब्द नहीं समझ आया होगा, तो ये शब्द समझने के लिए हम कुछ समझेंगे, और वो क्या है ध्यान से देखना और अंडरस्टैंड करने की कोशिश करना। अगर हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगाएं, अगर हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगाएं, किसमें, आइसोकोरिक कंडीशंस। कब बेटा, आइसोकोरिक कंडीशंस में। अब मैम आप कहोगे कि आइसोकोरिक कंडीशंस क्या थी, तो बेटा मैम ने आपको ये पढ़ाया हुआ है तो आपको आना चाहिए। आइसोकोरिक कंडीशंस क्या होता है, जब वॉल्यूम होती है कांस्टेंट, यानी कि मैम वॉल्यूम है कांस्टेंट। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो डेल्टा V है 0, ठीक है। तो बेटा आपका जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स होता है, डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस W, और हमें पता है दैट वर्क डन होता है माइनस P एक्सटर्नल डेल्टा V। अगर डेल्टा V 0 है तो पक्का आपका वर्क डन जो होगा वो 0 होगा, यानी कि मैम डेल्टा U जो है वो हमारा हीट फ्लो है। और बेटा अगर मैं इस हीट फ्लो के आगे V लगा दूं तो इसका मतलब हो जाएगा एट कांस्टेंट वॉल्यूम, है ना, हाँ कि नहीं।
एट कांस्टेंट वॉल्यूम, है ना। यस, तो ये आपका एक एक्सप्रेशन आया जब आप फर्स्ट लॉ लगाते हो एट आइसोकोरिक कंडीशंस, है ना। हाँ। तो बेटा अगर आप इसको ध्यान से देखो, अगर आप इसको ध्यान से देखो तो आप क्या कह सकते हो कि मैम डेल्टा यू जो है वो इक्वल टू है हीट फ्लो एट कांस्टेंट वॉल्यूम। कैन आई से दैट इंटरनल एनर्जी change in internal energy is heat flow at constant volume। जो आपका चेंज इन इंटरनल एनर्जी होता है वो किसके इक्वल होता है, जितनी हीट फ्लो करती है एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ये समझ आ रहा है। मैंने बस आइसोकोरिक कंडीशंस में आपको ये दिखाया कि इंटरनल एनर्जी जो है वो इक्वल टू होती है कितना हीट फ्लो हो रहा है अगर आपके पास में आइसोकोरिक कंडीशंस है या फिर जब आपकी वॉल्यूम कांस्टेंट है ना। यस, तो एक हमारे लिए ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट रिलेशन आ गया जहां पे हमने डेल्टा यू को कुछ इस तरीके से फाइंड आउट कर लिया। तो मैं यहां पे इसको बोल सकती हूं दैट डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू वी, यानी कि हीट फ्लो एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, क्लियर है। बस पहले तो इसको लिखो, अभी समझ आ जाएगा, सब समझ आ जाएगा, बस इसको लिख लो एक बार। यहां तक लिख लिया बेटा, बहुत बढ़िया। इससे पहले तो मैंने सब लिखवाया ही था। हाँ, ये तो आपने लिख ही लिया था। अब देखो अब हम एंथैल्पी को निकालने की कोशिश करेंगे। जैसे आपने इंटरनल एनर्जी को हीट फ्लो की फॉर्म में समझा, वैसे ही अब आप एंथैल्पी को भी हीट फ्लो की फॉर्म में समझने वाले हो। कैसे समझने वाले हो, ध्यान से देखना। अगर हम रिलेशन याद करें तो हमें पता है दैट डेल्टा एच जो होता है वो डेल्टा यू प्लस डेल्टा ऑफ पीवी के बराबर होता है। ठीक है, और ये सारे के सारी चीजें क्या होती है बेटा, आइडियल गैस के लिए होती है। किसके लिए होती है, आइडियल गैस के लिए होती है। ठीक है, तो यहां पे हम दो इंपॉर्टेंट चीजें कंसिडर करेंगे। सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज जो हम कंसिडर करेंगे वो क्या है, अब आप यहां पर ध्यान से देखना। यू हैव डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा ऑफ पी। ठीक है, यस। अगर मैं यहां पे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगाऊं तो मैम हम कह सकते हैं दैट डेल्टा यू जो होता है वो क्यू प्लस डब्ल्यू के बराबर होता है, यानी कि मैम Q प्लस पी एक्सटर्नल डेल्टा V के बराबर होता है। ये होता है, यस। तो बेटा अगर ये आपकी सेकेंड इक्वेशन है तो लेट्स पुट दिस डेल्टा U वैल्यू इनटू द सेकेंड इक्वेशन। ये तो हम पुट कर सकते हैं, तो चलो लिखो इसे, पुट इन टू। तो अगर 2 में पुट करेंगे तो डेल्टा H जो है वो किसके बराबर आ गया, Q प्लस पी एक्सटर्नल डेल्टा V प्लस डेल्टा ऑफ पी वी आ गया। हाँ कि नहीं, इतना समझ आ रहा है, यस। अब अभी तक अगर हम देखें तो ये जो है वो गैस के हैं, प्रेशर और वॉल्यूम गैस के हैं, लेकिन ये एक्सटर्नल प्रेशर जो होता है वो गैस का नहीं होता। अगर रिवर्सिबल है तो गैस के इक्वल है, लेकिन अगर इरिवर्सिबल है तो फिर तो गैस के प्रेशर के इक्वल नहीं है ना, यानी कि हम इन दोनों को अभी इक्वल नहीं रख सकते। अब हम क्या करते हैं बेटा, लेट्स जस्ट ओपन इट अ लिटिल बिट मोर। तो मैम डेल्टा एच जो होगा वो किसके बराबर आ जाएगा, इसको थोड़ा ओपन करके लिखो, डेल्टा एच इज इक्वल टू क्यू प्लस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी प्लस बेटा अब अगर आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो दो डिफरेंशिएट हो रहे हैं, तो कैसे डिफरेंशिएट होता है, ये होता है बेटा या तो पी डेल्टा वी प्लस वी डेल्टा पी। जब आप डिफरेंशिएशन करते हो ना किसी चीज का, तो दो तरह से, जब दो चीजों का इंटीग्रेशन हो रहा है तो एक बार एक डिफरेंशिएशन हो रहा होता है तो एक बार एक को कांस्टेंट रखते हैं, दूसरे का डेल्टा लेते हैं, फिर दूसरे वाले को कांस्टेंट रखते हैं और उससे पहले वाले का कांस्टेंट लेते हैं। ऐसे ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, डेल्टा ऑफ एक्स वाई जब भी करोगे तो यानी कि एक्स को कांस्टेंट रखो डेल्टा वाई प्लस वाई को कांस्टेंट रखो डेल्टा एक्स, ऐसे आप हमेशा डिफरेंशिएशन करते हो, तो हमने वो यहाँ पे यूज किया। ठीक है, अभी भी मुझे पता है कि ये सब गैस के लिए हो रहा है, अब देखो अगर मैं यहाँ पे बेटा प्रेशर को कर दूं कांस्टेंट, यानी कि मैं क्या ले रही हूं, आइसोबारिक कंडीशन ले रही हूं, तो मैं क्या कह सकती हूं, आइसोबारिक कंडीशन, टेकिंग आइसोबारिक कंडीशन,
अगर हम आइसोबारिक कंडीशन ले तो यानी कि आप क्या कहोगे कि मैम आइसोबारिक कंडीशन में प्रेशर होता है कांस्टेंट, यानी कि मैम डेल्टा पी होगा 0 और ये किसका होगा, गैस का, राइट, यस। तो यानी कि बेटा अगर आप अब ये कंडीशन को इसमें पुट करोगे तो डेल्टा एच जो होगा वो हो जाएगा क्यू, और क्योंकि ये हीट जो है अब कांस्टेंट प्रेशर पे फ्लो कर रही है तो मैं यहाँ पे क्यू पी लिख दूं, इसका मतलब हो गया हीट फ्लो एट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है। प्लस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी तो अभी भी लिखा ही जाएगा, यस मैम, प्लस पी डेल्टा वी भी लिखा जाएगा, यस, लेकिन वी डेल्टा पी लिख सकते हैं क्या हम, एक सेकेंड बेटा, एक सेकेंड, यहां पे हमने वर्क डन को ओपन करके लिखा तो यहां माइनस नहीं आना चाहिए था। वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, W इज इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी होता है ना, तो मैम आपने माइनस तो लगाया ही नहीं, यस, तो बेटा हर जगह पे ना माइनस लगा लो, यहां पे भी माइनस आएगा, अरे माइनस, क्या हो रहा है, क्या था, Q माइनस P है ना, यहाँ पे भी तो माइनस ही आएगा, माइनस, ठीक है। तभी मैं सोचूं यहाँ पे माइनस क्यों नहीं आ रहा, माइनस आना चाहिए था। अब ठीक है, अब ठीक है, बस मैंने वर्क डन को माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी पुट किया, ठीक है। तो अभी तक सारी चीजें समझ आ रही हैं। अब ध्यान से देखो, पी डेल्टा वी तो आएगा, लेकिन क्योंकि डेल्टा पी 0 है तो ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, है ना, यस। तो अब इसको थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं, डेल्टा एच जो है वो किसके बराबर आ गया, क्यूपी माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी, फिर क्या है, प्लस पी डेल्टा वी, प्लस पी डेल्टा वी, ठीक है। अब अभी भी हम इस प्रेशर और इस प्रेशर को सेम नहीं ले सकते, क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि ये तो अभी भी गैस का है लेकिन ये एक्सटर्नल है, हमें नहीं पता एक्सटर्नल गैस के बराबर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तब वो उसके बराबर हो सकता है जब हम उसको रिवर्सिबल कंडीशन में ले लें। तो लेट्स टेक अनदर कंडीशन, अब हमने आइसोबारिक तो ले ही ले रखी है, अब हम लेते हैं आइसोबारिक रिवर्सिबल, यानी कि अब आपने ये भी बोल दिया कि आइसोबारिक तो है ही है, साथ में रिवर्सिबल कंडीशन भी है। अगर आपने आइसोबारिक रिवर्सिबल ले लिया तो मैम रिवर्सिबल के अंदर तो एक्सटर्नल प्रेशर जो होता है वो प्रेशर ऑफ गैस के इक्वल होता है हर पॉइंट पे। तो यानी कि अब मैं इस एक्सप्रेशन में डेल्टा एच को लिख सकती हूं क्यू पी के बराबर, माइनस अब पी एक्सटर्नल की जगह पे मैं पी लिख सकती हूं डेल्टा वी, और ये हो जाएगा प्लस पी डेल्टा वी, ये कैंसिल हो जाएंगे एक दूसरे से, यानी कि जो आपका डेल्टा एच है वो किसके बराबर आ गया, क्यू पी के, डेल्टा एच जो है वो किसके बराबर आ गया, क्यू पी के, यानी कि जो आपका एंथैल्पी चेंज होता है वो किसके इक्वल होता है, हीट फ्लो एट कांस्टेंट प्रेशर। यहां से हमें समझ आया दैट एंथैल्पी चेंज इज इक्वल टू द हीट फ्लो एट कांस्टेंट प्रेशर। अब बेटा ये जो हमने एक्सप्रेशन लाया, हमने दो चीजें ली तब आया, दो चीजें क्या थी, पहला मैम आपने प्रेशर को कांस्टेंट करा यानी कि आपने आइसोबारिक कंडीशन, दूसरा मैम आपने उसको रिवर्सिबल समझा तब आपका ये एक्सप्रेशन आ पाया है। तो यानी कि बेटा अगर आप इस पूरी एक्सप्रेशन के ऊपर कुछ हेडिंग लिखना चाहोगे तो आप लिखोगे कि हम कंडीशंस ले रहे हैं आइसोबारिक रिवर्सिबल, आइसोबारिक रिवर्सिबल। तो आइसोबारिक रिवर्सिबल कंडीशन में हम ऐसा कह सकते हैं, ठीक है। अब फिर से पढ़ो, फिर से रिवाइज करो मेरे साथ तो हर चीज समझ आएगी। हमने एक्सप्रेशन लिखा, हमें पता है जब डेल्टा होता है तो हम इस फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को अप्लाई करते हैं, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, तो ये हो जाएगा क्यू माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा बी, क्योंकि वर्क डन होता है ये। अब बेटा इस डेल्टा यू की वैल्यू को हमने इसमें पुट कर दिया तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन आ गया, ठीक है। अब हमें पता है कि ये तो गैस के हैं, ये एक्सटर्नल प्रेशर गैस का नहीं है, जरूरी नहीं है, एक्सटर्नल बाहर का है, हो भी सकता है गैस के इक्वल, नहीं भी हो सकता, अगर रिवर्सिबल है या इरिवर्सिबल उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। यहाँ पे हमने फिर इस पूरे को ओपन करके लिखा, यहाँ पे हमने ये वाली आइडेंटिटी लगाई, फिर हमने कहा कि अगर हम आइसोबारिक कंडीशन ले लें यानी कि हम प्रेशर को कांस्टेंट ले लें तो हम कह सकते हैं कि ये डेल्टा पी वाला पार्ट तो 0 हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन आ गया, हम हीट के आगे अब पी लगा देंगे क्योंकि ये हीट फ्लो हो गया एट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है। अब देखो
इसके बाद में बेटा डेल्टा पी क्यू पी माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी प्लस पी डेल्टा वी के बराबर आ रहा था। अब अगर हमें गैस का और एक्सटर्नल प्रेशर को इक्वल लेना है, मतलब हमें रिवर्सिबल कंडीशन, तो हमने एक रिवर्सिबल कंडीशन ले ली, तो यहाँ पे ये दोनों इक्वल हो गए, कैंसिल हो गए, तो डेल्टा एच क्यू पी के बराबर आ गया। ठीक है, अब मैं आपको यहाँ पे क्या बताना चाहूँ, जो हम जितनी भी रिएक्शंस करते हैं ना, जितनी भी रिएक्शंस करते हैं, एक बात बताओ, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो तो कांस्टेंट रहता है ना? हाँ, तो आप बाहर की कंडीशंस को चेंज थोड़ी करते हो, आप तो सेम ही रखते हो ना एटमॉस्फेरिक कंडीशंस। यस मैम, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपका कांस्टेंट होता है, तो हम जितनी भी रिएक्शंस पढ़ते हैं ना, उन सब रिएक्शंस की हमें एंथैल्पी चेंज मिलती है। क्यों? क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट होता है, आइसोबारिक कंडीशंस पे सारी रिएक्शंस होती है, और इसीलिए हर रिएक्शन के आगे आपको उसकी डेल्टा एच वैल्यू लिखी हुई मिलती है। तो डेल्टा एच क्या है? चेंज हीट फ्लो एट द कांस्टेंट प्रेशर कंडीशन। ठीक है, यस, चलो बहुत बढ़िया। तो पहले इसको लिख लो, फिर इसको लिख लो। ठीक है, तो बेटा अभी तक हमने दो चीजें पढ़ी, अभी तक हमने दो चीजें पढ़ी। पहली हमने पढ़ी कि जो डेल्टा यू है वो हमारा क्यू वी के बराबर होता है, यानी कि हीट फ्लो एट कांस्टेंट वॉल्यूम। और हमने दूसरी चीज पढ़ी कि जो डेल्टा एच होता है वो होता है क्यू पी के बराबर, यानी कि हीट फ्लो एट कांस्टेंट प्रेशर। ऑल्सो हमें पता है दैट डेल्टा यू जो होता है वो फंक्शन ऑफ टेम्परेचर होता है, एंड ऑल्सो डेल्टा एच जो होता है वो भी फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ही होता है। ठीक है, ये सब चीजें हमने अभी तक अंडरस्टैंड करी हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप प्लीज इसे लिख लीजिए और फिर हम आगे पढ़ेंगे। अब इसको देखो, एंथैल्पी चेंज ऑफ अ सिस्टम, अब चीजें समझ आएंगी। देखो, कहता मोस्ट फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस अकर एट अ कांस्टेंट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जितनी भी चीजें हो रही हैं वो सब, प्रेशर तो कांस्टेंट ही है ना, तो आइसोबारिक कंडीशंस में ही हो रही हो। ठीक है, एग्जाम्पल, अ रिएक्शन इन ओपन फ्लास्क, जैसे कि कोई भी रिएक्शन होती है वो तो ओपन में ही होती है, ऐसा थोड़ी है कि आप ऐसे डब्बे के अंदर घुस के रिएक्शन कर रहे हो, नहीं ना, ओपन ही होता है सब कुछ, तो कांस्टेंट एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे रिएक्शंस होती है। एंथैल्पी रिलेट्स डायरेक्टली टू एनर्जी चेंजेस एट कांस्टेंट प्रेशर, तो जहां एंथैल्पी आ जाए आपको समझ आ जाना चाहिए कि प्रेशर जो है वो वहां पे कांस्टेंट है। तो जब भी आप कोई रिएक्शन देखते हो जिसमें A प्लस बी गिव्स यू C प्लस डी लिखा होता है, और इसके आगे आपको उसकी डेल्टा एच वैल्यू दी होती है, क्यों डेल्टा एच वैल्यू दी होती है? क्योंकि वो रिएक्शन कांस्टेंट प्रेशर पे हो रही हो। है, अब समझ आ रहा है? अब समझ आ रहा है, बहुत बढ़िया। तो ये आप लिख लीजिए, लिख लिया। अब अगला पॉइंट, अगला देखो, सिंस द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इंटरनल एनर्जी कांट बी मेजर्ड, आप डेल्टा यू, आप यू नहीं कैलकुलेट कर सकते, आप डेल्टा यू कैलकुलेट कर सकते हो, सेम वैसे ही आप एच नहीं कैलकुलेट कर सकते, आप डेल्टा एच कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, तो सिंस द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इंटरनल एनर्जी कांट बी मेजर्ड, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एंथैल्पी कांट बी मेजर्ड। ठीक है, द चेंज इन द एंथैल्पी डेल्टा एच कैन बी मेजर्ड, बिल्कुल जैसे डेल्टा यू होता है। मैंने कहा था ना इन दोनों में बहुत सिमिलैरिटीज। ठीक है, तो ये भी लिख लो। अगला देखो, द चेंज इन द इंटरनल एनर्जी इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द हीट ट्रांसफर्ड अंडर कांस्टेंट वॉल्यूम। देखना, जो मैंने आपको समझाया था कि डेल्टा यू जो है वो किसके बराबर आ गया था? कांस्टेंट वॉल्यूम पे, हीट फ्लो एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तो डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू वी, ये बताया हुआ है। द चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द हीट ट्रांसफर्ड अंडर कांस्टेंट वॉल्यूम कंडीशन। सेम उसी तरह से डेल्टा एच जो था वो किसके बराबर आया था? हीट फ्लोड एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, देखो इसको नेक्स्ट, therefore the enthalpy change is in a system is numerically equal to the heat transferred at isobaric reversible process, that is delta H जो होता है वो QP के बराबर होता है। ठीक है, ये हमने अभी तक पढ़ा है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक, बहुत इजी है बेटा, बस एक बार समझने की कोशिश करनी है। ठीक है, चलो इसके बाद आपके पास एक सवाल आया है, इस सवाल को ट्राई करो करने का, मैं तो कराऊंगी ही, तुम ट्राई करो इस सवाल को करने का खुद से भी। ठीक है, मैं पानी पी रही हूं तब तक। फाइंड करो एक्सप्रेशन डेल्टा एच का आइसोथर्मल कंडीशंस में एक्सपेंशन और कंप्रेशन ऑफ एन आइडियल गैस। चलो आपने ट्राई किया, अब मैम ट्राई करेंगी। देखो क्या कहता है, कहता
फाइंड द एक्सप्रेशन ऑफ डेल्टा एच फॉर आइसोथर्मल एक्सपेंशन या फिर कंप्रेशन ऑफ अ आइडियल गैस। तो मुझे जो सबसे पहले पता है वो है डेल्टा एच का एक्सप्रेशन, तो मैं सबसे पहले वो एक्सप्रेशन लिखूं। तो मैम डेल्टा एच जो होता है वो होता है डेल्टा यू प्लस डेल्टा ऑफ पी वी के बराबर, ठीक है। और यहाँ पे मैंने आपको लिखवाया था कि सभी चीजें किस पर डिपेंड कर रही हैं, आइडियल गैस पर डिपेंड कर रही हैं। हम आइडियल गैस की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब बेटा अगर आपको आइसोथर्मल बात करी गई है तो यानी कि आपको पता है कि आपका टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट है। अगर आपका टेम्परेचर कांस्टेंट है तो आपका डेल्टा टी जो है वो किसके बराबर है, 0 के बराबर है, ठीक है। तो यानी कि मैम अगर हम आइडियल गैस इक्वेशन की बात करें, आइडियल गैस इक्वेशन अप्लाई करें तो हमें पता है दैट पीवी जो होता है वो nRT के बराबर होता है, ठीक है। यानी कि बेटा अगर यहाँ पे चेंज ऑफ पीवी देखोगे तो आपको पता है नंबर ऑफ मोल्स हमेशा हम सेम लेते हैं, मैंने बार बार कहा। तो यानी कि नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट है, आर तो कांस्टेंट होता ही है, तो यानी कि मैम इसमें जो चेंज आएगा दैट विल बी इक्वल टू nR डेल्टा टी, है ना। तो क्या मैं इसको 1 में पुट कर सकती हूँ, यस। तो पुट इन 1 में पुट कर दो। जब 1 में पुट करोगे तो क्या वैल्यू आ जाएगी, डेल्टा एच जो है वो डेल्टा यू प्लस nR डेल्टा टी के बराबर हो जाएगा कि नहीं, हाँ कि नहीं, बिल्कुल मैम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है यहां तक, ओके। अब बेटा आइसोथर्मल कंडीशंस है मैम, आइसोथर्मल कंडीशंस है यानी कि डेल्टा टी 0 है, इंटरनल एनर्जी टेम्परेचर का ही फंक्शन है। अगर डेल्टा टी 0 है तो डेल्टा यू भी तो 0 ही होगा, यानी कि डेल्टा एच किसके बराबर आया, 0 प्लस 0, 0 के बराबर आया, है ना। तो यानी कि बेटा आपका डेल्टा एच जो होता है वो भी आइसोथर्मल कंडीशंस में 0 के बराबर होता है, ठीक है। कैसे निकाला देख लो, हमने एक्सप्रेशन लिखा, हमें पता है कि हम आइडियल गैस की बात कर रहे हैं तो हर जगह आइडियल गैस ही है। पीवी जो है उसको आपने nR डेल्टा टी लिखा क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स कभी नहीं चेंज होते, आर तो कांस्टेंट होता ही है, ठीक है। और डेल्टा टी 0 है तो यानी कि ये पूरा पार्ट 0 हो गया। अगर ये 0 हो गया तो इंटरनल एनर्जी भी टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, 0 हुआ तो मतलब मैम डेल्टा एच भी 0 होता। यहां से हमने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंक्लूजन निकाला जो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था। क्या बता दिया था कि U जो है वो फंक्शन ऑफ टेम्परेचर है और डेल्टा U आइसोथर्मल कंडीशंस में 0 होता है। H जो है वो फंक्शन ऑफ टेम्परेचर है और डेल्टा H जो होगा वो भी 0 होगा। कब, जब आप आइसोथर्मल कंडीशन के, तो आइसोथर्मल कंडीशंस में दोनों आपके 0 होते हैं, ठीक है। आप इसे लिख सकते हैं, फिर हम आगे कोई दिक्कत है यहां तक, मुझे तो नहीं लगता, सारी चीजें हमने बहुत अच्छे से, ठीक है, यस, अमेजिंग अमेजिंग, ठीक है। चलो इसे लिख लो फिर आगे बढ़ेंगे, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं भाई, आगे बढ़ते हैं। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है आपका हीट कैपेसिटी। वहां पे एंथैल्पी खत्म हो गया, उतना ही है एंथैल्पी, एंथैल्पी में और कोई घुमा फिरा के चीज जाती नहीं है। अगर हम अब बात करें तो अब हम बात करेंगे किसकी, हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी जो होता है बेटा सी से रिप्रेजेंट किया जाता है, हीट कैपेसिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय सी। अब हीट कैपेसिटी होता क्या है, हीट कैपेसिटी का मतलब क्या है, देखो हर एक बॉडी की अपनी एक हीट कैपेसिटी। मान लो मैं अपनी बॉडी की बात करूं तो मुझे हीट दी जा रही है, मुझे कितनी हीट रिक्वायर्ड है कि मैं अपना टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन से बढ़ा लूं, वो मेरी हीट कैपेसिटी हो। मतलब कि एक बॉडी कितनी हीट एब्जॉर्ब करेगी ताकि उसका टेम्परेचर 1 डिग्री राइज हो जाए, उसे कहते हैं हीट कैपेसिटी। लेमैन लैंग्वेज में समझा रही हूं। अब बेटा किसकी हीट कैपेसिटी ज्यादा होगी, जिसके अंदर हीट को एब्जॉर्ब करने की बड़ी ही ज्यादा टेंडेंसी है। मान लो मैं बहुत ही सारी ज्यादा हीट एब्जॉर्ब कर रही हूँ लेकिन मेरा टेम्परेचर बढ़ ही नहीं रहा, तो मतलब मेरी हीट कैपेसिटी बहुत ज्यादा है, मैं बहुत ज्यादा हीट एब्जॉर्ब कर लेती हूँ, तब जाके मेरा 1 डिग्री राइज टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस राइज होता है। वहीं पे कोई एक ऐसी बॉडी है जो थोड़ी सी देर में ही थोड़ी सी हीट ही एब्जॉर्ब करती है और उसका 1 डिग्री राइज हो जाता है टेम्परेचर में, तो वो उसकी हीट कैपेसिटी होगी, है ना। तो हीट कैपेसिटी ये बताती है कि किसकी हीट को एब्जॉर्ब करने की टेंडेंसी ज्यादा है। इतना समझ आ रहा है, ये अब समझो और कैसे समझाते हैं। आपने बहुत बार देखा होगा
एक सिंपल सी चीज बताती हूँ, हीट कैपेसिटी जो होती है वो वाटर की बहुत ज्यादा होती है एज कंपेयर टू हीट कैपेसिटी ऑफ आइस, ठीक है। अब आइस और वाटर की बात करते हैं। मान लो मैंने बोला कि वाटर की हीट कैपेसिटी ज्यादा है आइस से। जब कभी किसी को हाथ जलता है, जब किसी का हाथ जलता है तो हम क्या करते हैं, हम फटाफट उसके ऊपर ना आइस लगाने की कोशिश करते हैं। हमें आइस नहीं लगानी चाहिए, हमें वाटर में उसका हाथ, मतलब पानी के नीचे उसका हाथ रखना चाहिए। क्यों रखना चाहिए, अब इसकी बात समझो। मान लो हाथ जला तो हाथ में बहुत ज्यादा हीट थी, हाँ। अब उसके ऊपर आप कोई एक ऐसी चीज डालो जिसकी टेंडेंसी है हीट को बहुत ज्यादा एब्जॉर्ब करने की, जिसकी बहुत ज्यादा हीट कैपेसिटी है, तो वो उस हीट को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगा, तो फिर जलना कम हो जाएगा, है ना। हाँ, आइस और वाटर में से वाटर की हीट कैपेसिटी ज्यादा होती है, तो तब जब आपका हाथ जलता है तो आपको हाथ पानी के नीचे रखना चाहिए ताकि वो ज्यादा से ज्यादा हीट को एब्जॉर्ब कर सके। आइस के कंपैरिजन में वाटर की हीट कैपेसिटी ज्यादा होती है, ठीक है। तो आई होप अब आप एक बेसिक समझ पा रहे होंगे कॉन्सेप्ट कि हीट कैपेसिटी क्या होता है, ठीक है। हर बॉडी की अपनी एक हीट कैपेसिटी होती है, ठीक है। तो हम हीट कैपेसिटी को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, अमाउंट ऑफ हीट required by a body to raise its temperature by 1 डिग्री सेल्सियस और 1 केल्विन, ठीक है। 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन से टेम्परेचर बढ़ाने में वो कितनी हीट रिक्वायर्ड होती है, वो उसकी हीट कैपेसिटी होती है, ठीक है। यस, अगर आप हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला बोलेंगे तो क्यू किस सी जो है, हीट कैपेसिटी सी होता है, ये किसके इक्वल होगा, कितनी हीट रिक्वायर्ड है अपॉन कितना टेम्परेचर में चेंज ला रहा है, राइट। यस, तो ये आपका फॉर्मूला हो जाता है फॉर हीट कैपेसिटी, हीट सप्लाइड अपॉन कितना चेंज इन टेम्परेचर आया, ठीक है। यस, आई होप यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं है, कॉन्सेप्ट समझ आया, मतलब समझ आया। अगर सब कुछ समझ आया तो इसे लिख लो, है ना, ठीक है, लिख लिया। यस, अब बेटा इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वो क्वेश्चन आता है कि जो हीट कैपेसिटी होती है उसकी यूनिट क्या होती है। तो यूनिट क्या क्या हो सकती है, अब ध्यान से देखना, यूनिट्स की बात करते हैं। अब देखो, अगर अगर आपकी हीट की यूनिट, अब एक चीज तो समझ आ रही है कि ये तो चेंज इन टेम्परेचर है, टेम्परेचर तो हम केल्विन में ही लेते हैं, तो टेम्परेचर का यूनिट तो केल्विन ही होगा। हीट आप किस में ले सकते हो, आप जूल्स में भी ले सकते हो, आप कैलोरीज में भी ले सकते हो, तो इसकी बहुत सारी यूनिट्स हो सकती हैं। अगर आपने हीट को लिया कैलोरी में तो कैलोरी केल्विन इनवर्स होगा, अगर आपने लिया जूल्स तो जूल्स केल्विन इनवर्स होगा। तो जो भी इसकी यूनिट है अपॉन टेम्परेचर की यूनिट, ये होती है आपकी हीट कैपेसिटी की यूनिट्स, ठीक है। ओके, तो चलो इसे लिख लो पहले। अब बेटा ध्यान से सोचो, हीट कैपेसिटी जो है वो क्या किस पे डिपेंड कर रही है। मान लो हम एक पर्टिकुलर बॉडी या फिर कोई भी सामान है, मान लो उसका हमने थोड़ी सी छोटी सी चीज ली, मान लो हम वुड की बात करते हैं, तो मान लो मैंने इतनी वुड ली, तो बेटा इतनी वुड को मैं कुछ हीट सप्लाई करूंगी और इसका टेम्परेचर जो है वो 1 डिग्री राइज हो जाता है। लेट्स से उसका टेम्परेचर जो है वो 1 डिग्री राइज हो जाता है, ठीक है। यस, तो ये है मान लो इसका m1 मास। अगर बेटा मैं इसका मास ज्यादा ले लूं, m2 ले लूं, तो मेरे को और ज्यादा हीट अप्लाई करनी पड़ेगी ताकि उसके टेम्परेचर में 1 डिग्री राइज हो। यानी कि मैम आप जितना ज्यादा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस लोगे उतनी ज्यादा आपको हीट देनी पड़ेगी और उतनी ही ज्यादा उसकी हीट कैपेसिटी होगी। तो क्या मैं कह सकती हूँ कि हीट कैपेसिटी जो है वो क्या है, एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, राइट। यस, तो यहां से आप कह सकते हो, इसको रिमूव करके एक इंपॉर्टेंट नोट बना के लिख सकते हो, जो मैंने आपको लिखवाया भी था कि हीट कैपेसिटी जो होती है C इज अ एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। एक्सटेंसिव है यानी कि अमाउंट पे डिपेंड करती है, ठीक है। परफेक्ट, लिख लो इसको। अब नेक्स्ट, अब बेटा जो हीट कैपेसिटी होती है वो हम दो अलग अलग तरह की हीट कैपेसिटीज को मेजरली स्टडी करते हैं।
क्या क्या होती है? एक हीट कैपेसिटी होती है आपकी मोलर हीट कैपेसिटी। मोलर हीट कैपेसिटी यानी कि आपकी हीट कैपेसिटी होगी, कितनी आपको हीट रिक्वायर्ड है टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस। तो लिख लो इसको, लिखी हुई भी मिल जाएगी आपको, डेफिनेशंस लिखी हुई डेफिनेशंस मिल जाएंगी, टेंशन मत लो। आप सिर्फ अभी समझो कि आपको हीट कैपेसिटी जो मोलर वाली होती है उसको सीएम से रिप्रेजेंट किया जाता है। एक मोल ऑफ सब्सटेंस को सीएम से नहीं, इसको सीएन से रिप्रेजेंट किया जाता है। हाँ, क्योंकि मोल्स को हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं ना, तो इसको सीएन से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो कितनी हीट रिक्वायर्ड है, यहां पे आ जाएंगे नंबर ऑफ मोल्स और यहां पे आ जाएगा डेल्टा टी। तो समझ लो यहाँ पे क्या क्या है। यहाँ पे बेटा सीएन जो है वो क्या है, आपकी मोलर हीट कैपेसिटी, ठीक है। क्यू क्या है, हीट ट्रांसफर्ड। एन क्या है, नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। और डेल्टा टी क्या है, चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है। तो ये आपका मोलर हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला होता है। एक मोल ऑफ सब्सटेंस की 1 डिग्री राइज इन टेम्परेचर करने के लिए कितना अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड होता है, ठीक है। यस, सिमिलरली स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होती है, 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस की 1 डिग्री राइज इन टेम्परेचर करने के लिए कितनी हीट रिक्वायर्ड होती है। तो इसका फॉर्मूला जो होगा वो क्या होगा, सीएम से रिप्रेजेंट किया जाता है इसको, सीएम से, एंड दिस इज इक्वल टू क्यू अपॉन एम इंटू डेल्टा टी। अब देख लो यहाँ पे ये क्या क्या डिनोट करते हैं। सीएम क्या है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ठीक है। क्यू क्या है, हीट ट्रांसफर्ड, और एम क्या है, मास ऑफ सब्सटेंस ग्राम्स में, और डेल्टा टी क्या है, चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है। यस, पहले तो इसको लिख लो, पहले तो इसको लिख लो, ठीक है। लिखो इसको, फिर आगे बढ़ेंगे। लिख लिया, चलो बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। अब देखो, अगर आपको अभी भी कुछ थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना है कि मैम ये फॉर्मूला कैसे आया, तो मैं आपको एक और तरीके से इसको समझा सकती हूँ। सिंपली फॉर्मूला भी याद कर सकते हो। दूसरा आप क्या सोच सकते हो, आप ये सोच सकते हो कि सी होता है हीट कैपेसिटी, हीट सी होता है हीट, सॉरी क्यू होता है कि कितना अमाउंट ऑफ हीट आप सप्लाई कर रहे हो। जितना ज्यादा आप सप्लाई करोगे उतना ज्यादा चेंज इन टेम्परेचर आएगा, जितना ज्यादा हीट दोगे उतना ज्यादा टेम्परेचर आएगा। यानी कि मैम क्यू जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा डेल्टा टी के, क्यू जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा डेल्टा टी के। तो अगर आप यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी को हटाओगे तो आप लिख सकते हो सी डेल्टा टी। तो यहां से आपके सी की वैल्यू आ सकती है क्यू अपॉन डेल्टा टी। मतलब कोई भी तरीका हो सकता है फॉर्मूला को डिराइव करने का, एज सच कोई बहुत बड़ी बात है नहीं। बट अगर फिर भी किसी को ये जानना है कि ये फॉर्मूला कैसे आया, तो आप ऐसे सोच सकते हो जितनी हीट दोगे उतना ज्यादा टेम्परेचर में चेंज आएगा, तो प्रोपोर्शनैलिटी हटेगी तो आपको हीट कैपेसिटी मिल जाएगी। सिंपल, कुछ ये नया नहीं था, सिंपल सी बात थी। अगर आपको फॉर्मूला नहीं याद हो रहा तो आप इसको इस तरह से अंडरस्टैंड कर सकते हो, ठीक है। ओके, चलो अब देखो, अब डेफिनेशंस लिख लो बेटा, मोलर हीट कैपेसिटी और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ठीक है। मोलर हीट कैपेसिटी इट इज किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, सी एन से रिप्रेजेंट किया जाता है। इट इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेल्सियस या फिर 1 केल्विन। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को सीएम से रिप्रेजेंट किया जाता है, एंड इट इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ एनी सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेल्सियस या फिर 1 केल्विन, ठीक है। ओके, अब देखो बेटा फॉर्मूला क्या होता है, सी एन इज इक्वल टू क्यू अपॉन एन डेल्टा टी, ये फॉर्मूला होता है इसका। तो क्या मैं यहां से बोल सकती हूँ बेटा कि जो हीट है जो भी ट्रांसफर्ड है वो आ रही है आपकी सी एन, सी नंबर ऑफ मोल्स इनटू डेल्टा टी, ऐसा बोल सकते हैं हम, है ना। यस, सिमिलरली अगर आप इसकी बात करोगे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की, तो वो किसके बराबर आ जाएगा, क्यू लिखो ना पहले, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी लिखो, क्यू अपॉन एम डेल्टा। तो यहां से आपका क्यू आ जाएगा बेटा एम
मास लिख लो, फिर CM डेल्टा, ठीक है। यस, आपको पता है ये वाला जो फॉर्मूला है ना हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं। कौन सा वाला फॉर्मूला अभी बताते हैं, इस वाले को देख लो, क्योंकि हम जब भी बात करते हैं हम मोलर की बात करते हैं, तो हम मोलर हीट कैपेसिटी को बहुत यूज करने वाले हैं। कहाँ यूज करने वाले हैं अभी बताऊंगी, लेकिन उससे पहले आप इन दोनों को इस तरीके से लिख लो कि आप हीट फाउंड को कैसे कैलकुलेट कर सकते, ठीक है। अभी मैं समझाऊंगी कि ये वाला फॉर्मूला क्यों आपके लिए याद करना बहुत जरूरी है, क्यों ये आपके लिए याद करना बहुत जरूरी है, ठीक है। इसको लिख लो, ठीक है, लिख लिया होगा। अब देखो आगे, देखो बेटा, अगर आप हीट कैपेसिटी की बात करते हो, द हीट कैपेसिटी ऑफ गैस वुड बी डिफरेंट अंडर कांस्टेंट प्रेशर कंडीशंस एंड कांस्टेंट वॉल्यूम कंडीशंस। अब देखो बेटा, कहता कि जो हीट कैपेसिटी है ना, अगर आपने कांस्टेंट वॉल्यूम लिया तो अलग हीट कैपेसिटी होगी, और अगर आपने कांस्टेंट प्रेशर लिया तो अलग हीट कैपेसिटी होगी। अब ये कैसे होगा इसको ध्यान से समझ। अगर आप कांस्टेंट वॉल्यूम लेते हो, अगर आप कांस्टेंट वॉल्यूम लेते हो तो एक एग्जांपल लेके समझाती हूँ। अगर आपने मान लो कांस्टेंट वॉल्यूम लिया, तो मान लो आपने एक लोहे का कंटेनर लिया, ठीक है, आपने एक क्लोज्ड कंटेनर लिया लोहे का। तो इस क्लोज्ड कंटेनर में आपने जब हीट सप्लाई की, तो आपको पता है कि कंटेनर क्लोज्ड है, यानी कि मैम वॉल्यूम जो है वो क्या है, कांस्टेंट है। यानी कि बेटा वॉल्यूम जो है वो कांस्टेंट है, आप वॉल्यूम को चेंज नहीं कर सकते हो। एक क्लोज्ड कंटेनर में अगर गैस है तो आप वॉल्यूम को उसकी चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि गैस जो आइडियल गैस जो है वो कंटेनर की ही वॉल्यूम को लेगी। तो ये जो आपकी हीट है सारी की सारी किस में यूज होगी बेटा, काम करने में। It will be used in doing work, sorry this will be used in changing the internal energy। जितनी भी हीट आप सप्लाई करोगे कांस्टेंट वॉल्यूम पे, वो सिर्फ और सिर्फ इंटरनल एनर्जी को चेंज करने में काम आएगी, क्योंकि वो टेम्परेचर को ही चेंज कर सकती है, वॉल्यूम को तो कर नहीं सकती। वॉल्यूम तो कांस्टेंट है, वॉल्यूम कांस्टेंट है तो वर्क डन तो जीरो है। तो यानी कि मैम सारी की सारी हीट जो है वो सिर्फ इंटरनल एनर्जी को चेंज करने में काम आएगी, ठीक है। सिमिलरली अगर आप एक ओपन कंटेनर लेते हो, अब है आपके पास में ओपन कंटेनर, बेटा अगर ओपन कंटेनर है तो वॉल्यूम का तो हम बात ही नहीं कर सकते, यहाँ पे वॉल्यूम तो कांस्टेंट नहीं है, राइट। ये बात आपको समझ आ रही है। दूसरा बेटा, अगर आपने ओपन कंटेनर लिया है तो आपका जो प्रेशर है वो एटमॉस्फेयर वाला है, यानी कि बेटा ओपन कंटेनर में प्रेशर हमेशा कांस्टेंट होता है। याद करो स्टेट्स ऑफ मैटर में मैंने आपको ये करवाया था कि जब भी ओपन कंटेनर लोगे तो प्रेशर को लोगे कांस्टेंट, है ना। तो अगर आपका प्रेशर कांस्टेंट है तो यहां पे जो आपका हीट फ्लो होगा वो कांस्टेंट प्रेशर पे होगा, और ये जो होगा वो आपका किसके इक्वल होगा, एंथैल्पी चेंज डेल्टा एच के इक्वल होगा, हाँ कि नहीं। ये आपका डेल्टा एच के इक्वल होगा कि नहीं, यस। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि जो हम हीट फ्लो करते हैं, अगर आप आइसोकोरिक कंडीशन ले रहे हो या आइसोबारिक कंडीशन ले रहे हो, हीट फ्लो की वैल्यू अलग अलग आएगी, है ना, यस। अगर हीट अलग अलग आएगी तो बेटा हीट कैपेसिटी होता क्या है, एन सी एन डेल्टा टी, यानी कि हीट जो क्यू था आपका वो किसके बराबर था, इसके बराबर था। यानी कि मैम ये जो आपका हीट है ये अलग आएगा, आपकी हीट कैपेसिटी जो ये वाली वैल्यू है ये भी अलग अलग ये भी अलग अलग आएगी, है ना। ये बात मानते हो, यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं है, यस, अमेजिंग। तो अब यही बोल रहा है, द हीट कैपेसिटी ऑफ द गैस वुड बी डिफरेंट अंडर प्रेशर कंडीशंस एंड कांस्टेंट वॉल्यूम कंडीशन, ठीक है। अब यहां से आएगा एक इंटरेस्टिंग चीज आपके ध्यान में, और वो इंटरेस्टिंग चीज क्या है बेटा, कि जब आप मोलर हीट कैपेसिटी लेते हो, अच्छा ये तो हम डिस्कस कर चुके हैं सीएसपी वाला, अब इसको समझना आपको पता है दैट डेल्टा यू जो होता है वो किसके बराबर होता है, क्यू पी के बराबर, और डेल्टा एच जो होता है वो होता है क्यू पी के बराबर। हमने अभी हीट कैपेसिटी से समझा है कि जो हीट कैपेसिटी होती है वो होती है एन सी एन डेल्टा टी के बराबर। अगर ये हीट कैपेसिटी आपकी कांस्टेंट वॉल्यूम पे है, अगर ये आपकी हीट कैपेसिटी कांस्टेंट वॉल्यूम पे है, तो लेट अस से कि जो यहाँ पे हीट कैपेसिटी आ रही है वो सीवी आ रही है, तो आपकी ये वैल्यू जो है वो सीवी आ रही है, ठीक है, कुछ अलग आएगी। और अगर यहाँ पे कैलकुलेट करोगे कांस्टेंट प्रेशर पे तो ये कोई सीपी वैल्यू आएगी, है ना, हाँ ऑब्वियसली ये अलग अलग आएगी। अब बेटा आपको पता है कि ये क्यूवी के बराबर है, तो क्या मैं कह सकती हूँ कि इस कंडीशन पे क्यूवी जो होगा वो होगा एन सी वी डेल्टा टी के बराबर, और यहाँ पे क्यू पी जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, एन सी पी डेल्टा टी के बराबर।
और QV है क्या, QV डेल्टा U के बराबर ही होता है। तो यानी कि यहां से हम कह सकते हैं दैट डेल्टा U जो होता है वो बराबर होता है NCV डेल्टा T के बराबर, और डेल्टा H जो होता है वो होता है NCP डेल्टा T के बराबर। जहां पर आपके CV क्या है, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, और Cp क्या है, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। समझ आ रहा है, समझ आ रहा है। हमने क्या किया, हमने कहा डेल्टा यू जो होता है वो क्यूवी के बराबर होता है, और हमने क्यूवी का रिलेशन निकाला कि अगर कांस्टेंट वॉल्यूम पे आप हीट फ्लो निकालोगे तो उसकी कुछ अलग हीट कैपेसिटी आएगी और उसका कुछ अलग हीट फ्लो आएगा। दिस विल बी इक्वल टू एनसीवी डेल्टा टी, एंड लेट्स से कि डेल्टा एच जो है वो क्यूपी के बराबर है, तो कांस्टेंट प्रेशर कंडीशंस पे डेल्टा क्यूपी जो होगा वो एनसीपी डेल्टा टी होगा, जहां पे सीपी क्या है, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। ये आपने कांस्टेंट वॉल्यूम पे कंडीशंस ली हैं और ये आपने कांस्टेंट प्रेशर पे कंडीशंस ली। तो यहां से आपको दो बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशंस मिले, और ये रिलेशंस हम यूज करेंगे, तो आपको ये रिलेशंस पता होने चाहिए। ठीक है, मैं आपको अभी रिवाइज कराऊंगी हमने कितनी चीजें पढ़ी हैं, और जब मैं रिवाइज करा दूंगी तो सब याद हो जाएगा, डोंट वरी, कंफ्यूज मत हो। एक बार इसको लिख लो, फिर सब चीजें आगे बढ़ेंगे। चलो, अभी तक हमने पढ़ा क्या क्या है, उस सारी चीज को पहले रिवाइज कर लेते हैं। तो यहां पे लिखो रिवीजन, क्योंकि कंफ्यूज नहीं होना है तो हमें पहले रिवाइज करना पड़ेगा। देखो बेटा, शुरू में हमने सबसे पहली चीज पढ़ी थी जिसमें हमने कहा कि डेल्टा यू जो होता है वो किसके बराबर होता है, हीट फ्लोड एट कांस्टेंट वॉल्यूम, हीट फ्लो एट कांस्टेंट वॉल्यूम। और हमने पढ़ा कि जो डेल्टा एच होता है वो होता है हीट फ्लो एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, इतना हमने पढ़ा, ये हमें आता है। ठीक है, उसके बाद में बेटा हमने हीट कैपेसिटी पढ़ना शुरू किया, और हमने कहा हीट कैपेसिटी जो होती है वो होती है जितना भी हीट फ्लो हुआ है अपॉन चेंज इन टेम्परेचर। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। फिर हमने हीट कैपेसिटी को दो अलग अलग तरह से पढ़ा। वो दो अलग अलग तरह क्या थी, पहली थी आपकी मोलर हीट कैपेसिटी, जिसको आप कहते थे Q अपॉन नंबर ऑफ मोल्स इनटू डेल्टा T। ये थी आपकी मोलर हीट कैपेसिटी। अगर आप स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की बात करो तो बेटा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को CM या फिर CSP के नाम से भी जाना जाता है, और वो होती है कि जो भी आप हीट फ्लो कर रहे हो एट कितना मास आपने यूज किया है अपॉन डेल्टा टी, क्योंकि 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस का 1 डिग्री राइज इन टेम्परेचर करने के लिए जो हीट रिक्वायर्ड होती है वो होती है आपकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं था, यहां तक सब कुछ बढ़िया था। अब हम बात करते हैं कि बेटा अगर आप आइसोकोरिक कंडीशंस लेते हो, यानी कि आइसोकोरिक कंडीशंस का मतलब होता है आप वॉल्यूम को ले रहे हो कांस्टेंट। अगर आप वॉल्यूम को कांस्टेंट लेते हो तो यहाँ पे जो हीट फ्लो होता है उसको आप कह सकते हो Q के बराबर, और बेटा यहाँ पे कोई हीट कैपेसिटी आएगी उसकी वैल्यू भी अलग आएगी। तो लेट अस से कि मोलर हीट कैपेसिटी जो है वो CV है। क्या हम मोलर वाली की बात करते हैं, सिर्फ मोलर की बात कर रहे हैं। हाँ, स्पेसिफिक वाले की भी अलग आएगी पर वो हमारे काम नहीं आ रहा, इसलिए हम उसकी बात नहीं कर रहे। तो हमने मोलर हीट कैपेसिटी को, चाहे आप इसको CV लिख दो, चाहे अगर आपको अंडरस्टैंड नहीं हो रहा तो आप N, V लिख, तो आपको पता चल जाएगा मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। सिमिलरली अगर आप आइसोबारिक कंडीशन लोगे तो आइसोबारिक कंडीशन में बेटा आपका हीट फ्लो जो होगा वो QP के बराबर होगा, और जो मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है उसको आप इस तरीके से लिख सकते हो, या तो ऐसे लिख दो या फिर सीधा CP लिख दो। ठीक है, यस। अब देखो डेल्टा U जो होता है वो आपका QV के बराबर होता है, और QV जो है बेटा वो किसके बराबर होगा, देखो यहां से देखना, Q इज इक्वल टू ये N यहां पे ले लो, फिर CV डेल्टा T, है ना। तो अगर कांस्टेंट वॉल्यूम वाली कंडीशन पे ले रही हूं तो नंबर ऑफ मोल्स तो N ही लूंगी, डेल्टा यहां पे मैं CV लिख सकती हूँ, N है यहाँ, है ना। यहाँ पे मैं N, V लिख दूं या CV लिख दूं,
दोनों का मतलब सेम है, इक्वल है, तो मैम एन CV और फिर डेल्टा टी तो सेम ही है। सिमिलरली अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो तो डेल्टा H जो होता है वो किसके बराबर होता है, QP के बराबर होता है, और QP किसके बराबर है, नंबर ऑफ मोल्स इनटू यहाँ पे CP लिख दूं डेल्टा T। तो CP क्या है, हीट कैपेसिटी जो आपने कांस्टेंट प्रेशर पे मेजर की, ठीक है। तो ये है जो हमने अभी तक पढ़ा है, इतना हमने पढ़ा है। आपको ये सारा समझ आया तो आप आगे बढ़ना, अगर नहीं समझ आया तो फिर आप आगे मत बढ़ना भी, ठीक है। आई होप लिख लिया होगा। चलो हम अब आगे बढ़ते हैं। अब बेटा इसके बाद हमें क्या करना है, ये सारी चीजें समझ आ गई हैं, तो नाउ माय डियर स्टूडेंट्स व्हाट आर वी गोइंग टू डिस्कस। तो यहां से अब आपको हम रिलेशन निकालना सिखाएंगे सीपी और सीवी में। अब सीपी और सीवी में रिलेशन कैसे आएगा उसको जानने के लिए पहले आपको ये चीज याद रखनी है, और इस बात को गांठ बांध लो क्योंकि ये बार बार आएगा, ये फॉर्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट है कि डेल्टा यू जो होता है वो आपका एन सीवी डेल्टा टी के बराबर होता है, और डेल्टा यू जो डेल्टा एच जो होता है वो एन सीपी डेल्टा टी के बराबर होता है। सीपी हीट कैपेसिटी कांस्टेंट प्रेशर पे, सीवी मोलर, दोनों मोलर हैं, ठीक है, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे। डेल्टा यू इंटरनल एनर्जी, डेल्टा एच क्या है आपका एंथैल्पी चेंज, ठीक है, यस। ये अगर आपको याद है बेटा तो अब हम रिलेशन निकालेंगे सीपी और सीवी में। अब वो रिलेशन कैसे निकालेंगे, हम सिंपल सा जो अभी तक हम एंथैल्पी वाला फॉर्मूला करते आ रहे थे उसको यूज करेंगे। एंथैल्पी वाला फॉर्मूला कहता है कि डेल्टा एच जो होता है वो डेल्टा यू प्लस डेल्टा पीवी के बराबर होता है, जहां पे ये किसके लिए होता है, आइडियल गैस के लिए होता है। तो अगर आप आइडियल गैस इक्वेशन यूज करेंगे तो आप क्या कह सकते हैं, आइडियल गैस इक्वेशन PV इज इक्वल टू nRT। डेल्टा ऑफ PV जो होगा वो किसके बराबर होगा, N और R तो कभी चेंज नहीं होते, तो डेल्टा T। तो बेटा ये जो वैल्यू है वो हम 1 के अंदर पुट करेंगे, ठीक है। तो चलो अब इसको पुट करेंगे, तो पुट इन 1, तो आपके पास आ जाएगा डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस NR डेल्टा T, ठीक है, दिक्कत नहीं, परफेक्ट। चलो अब बेटा इसके बाद क्या करेंगे, अब आपको यहाँ पे एक लाइन लगानी है, और हम अभी जो चीज पढ़ के आए हैं अब हम उसको यूज करेंगे। क्या आपको पता है कि डेल्टा H किसके बराबर होता है, एन सीपी डेल्टा टी के। क्या आपको पता है डेल्टा यू किसके बराबर होता है, एन सीवी डेल्टा टी के। तो इन दोनों को इस फॉर्मूला में पुट कर दो, कितना आ जाएगा, क्या आ जाएगा, लिखो, एन CP डेल्टा T इज इक्वल टू NCV डेल्टा T प्लस NR डेल्टा T। क्या क्या कैंसिल हो रहा है, नंबर ऑफ मोल्स कैंसिल हो रहे हैं क्या, चलो देखो, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स, डेल्टा T डेल्टा T डेल्टा T, यानी कि यहां से आपके पास रिलेशन आया CP इज इक्वल टू CV प्लस R। तो यानी कि CP माइनस CV जो होता है वो आपका R के बराबर होता है, और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रिलेशन है। ये रिलेशन आपके बहुत ही ज्यादा काम आने वाला है थर्मोडायनेमिक्स में, तो ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। एक बार फिर से बेटा, हमें पता था डेल्टा U और डेल्टा H जो होते हैं वो मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम और मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर की टर्म्स में कैसे लिखे जा सकते हैं, ठीक है। अब देखो डेल्टा H जो होता है वो डेल्टा U प्लस डेल्टा ऑफ PV के बराबर होता है। ये आइडियल गैस है तो हम इसकी जगह पे NR डेल्टा T लिख सकते हैं, तो मैंने डेल्टा H को डेल्टा U प्लस NR डेल्टा T लिख दिया ताकि मैं इनके बीच का एक रिलेशन निकाल सकूं। डेल्टा H और डेल्टा U की वैल्यू इनकॉर्पोरेट की, सब कैंसिल किया, तो हमारे पास आ गया CP माइनस CV इज इक्वल टू R, एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशन जो बार बार यूज होने वाला है। तो इस रिलेशन को आपको हमेशा याद रखना है कि CP माइनस CV इज ऑलवेज इक्वल टू R, ठीक है, यस। हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, R इज द गैस कांस्टेंट, ठीक है, यस। इसको लिख लो, इसको लिख लो, ठीक है। अब देखो रिलेशन बिटवीन सीपी एंड सीवी। अब बेटा एक तो होता है सीपी माइनस सीवी, एक और रेशियो भी होता है सीपी और सीवी का जिसे कहा जाता है पॉइजन्स रेशियो। ध्यान से देखो, द रेशियो ऑफ सीपी बाय सीवी विल बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट गैसेस, और वो उनकी एटॉमिसिटी को बताता है। अब हम उस चीज को समझेंगे, इसको समझने के लिए अब ध्यान से देखो। अब देखो बेटा, इस
टॉपिक की हेडिंग होगी पॉइजन्स रेशियो। अब ये होता क्या है, होता क्या है बेटा, अभी तक हम जितनी भी चीजें कर रहे थे ना आइडियल गैस के लिए कर रहे थे। अब मुझे क्या पता गैस जो है वो मोनो एटॉमिक है, मतलब एक ही एटम वाली गैस है, या 2 एटम वाली गैस है, या 3 एटम वाली गैस है। वो आप अगर गैसेस के पॉइजन्स रेशियो को कैलकुलेट कर लो तो आपको मिल जाता है। पॉइजन्स रेशियो जो होता है ना वो गामा से दिया जाता है, ठीक है। अब हम इसको एक एक करके समझ लेते हैं। केस 1 होगा बेटा आपका मोनो एटॉमिक गैस, ठीक है। आपको सिर्फ ये रिलेशन याद करना है, मोनो एटॉमिक गैस। अगर कभी भी कोई मोनो एटॉमिक गैस आई तो बेटा उसका जो गामा होगा वो किसके बराबर होता है बेटा, उसकी हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर और हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम के रेशियो के इक्वल होता है। Cp बाई CV जो होता है वो आपको गामा की वैल्यू देता है। और बेटा एक मोनो एटॉमिक गैस की अल्फा वैल्यू, गामा वैल्यू जो होती है, जो Cp बाई CV रेशियो होता है वो होता है आपका 5/3 के इक्वल, विच इज नियरली अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1.67 समथिंग के अराउंड, ठीक है। तो हमेशा कोई मोनो एटॉमिक गैस होगी तो उसका पॉइजन्स रेशियो 1.67 ही आएगा, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे कि आपके पास में हो गया आर्गन गैस, नियॉन गैस एक्सेट्रा, ये सारी आपकी मोनो एटॉमिक गैसेस होती हैं, ठीक है। केस 2, केस 2 है बेटा आपका मोनो एटॉमिक के बाद में डाई एटॉमिक गैस, ठीक है। तो डाई एटॉमिक गैस में फिर से बेटा Cp बाई CV जो होता है वही आपका गामा होता है, और इसका जो रेशियो होता है वो होता है 7/5, 7/5, ठीक है। तो इसको जब आप सॉल्व करते हो तो ये आ जाएगा आपका अप्रोक्सीमेटली 1 कितना आएगा, ये 5 होगा फिर 2 होगा तो 1.4 समथिंग आएगा, ठीक है। तो 1.4 के आसपास कोई वैल्यू आती है तो ये रेशियो आप देख लो। ये रेशियो जो होता है वो डायटोमिक गैसेस के लिए होता है। एग्जाम्पल जैसे कि आपके पास में N2 गैस हो गई, या फिर मान लो आपके पास में CO गैस हो गई, ये जो गैसेस होती हैं एक्सेट्रा, जो भी 2 एटम से मिली हुई गैसेस होती हैं वो आपकी डायटोमिक गैसेस होती हैं, और उनका पॉइजन्स रेशियो जो है वो 7/5 आता है। मेरा एडवाइस यही होगा कि ये रेशियो यूज किया करो कैलकुलेशन में, जब आगे आएगा तो ये वैल्यू मत यूज करना, बहुत प्रॉब्लम होगी, ठीक है। तो 1.4 के आसपास इसका रेशियो आता है। मेरा एडवाइस है 7/5 यूज किया करो, मैं 7/5 ही यूज करती, ठीक है। यस, चलो अब हम केस 3 लेते हैं। केस 3 है बेटा डायटोमिक गैस, सॉरी ट्राइएटोमिक गैस। ट्राइएटोमिक गैसेस के लिए जो आपका पॉइजन्स रेशियो आता है, जो Cp/Cv के बराबर ही होता है, वो आता है आपका 4/3 के बराबर, वो आता है आपका 4/3 के अराउंड। एंड ये वैल्यू जो होती है वो 1.3 अराउंड होती है, वो 1.3 अराउंड होती है। एग्जाम्पल ट्राइएटोमिक गैस का जैसे कि ओजोन हो गया O3, या फिर CO2 ऐसे एक्सेट्रा, ये आपकी 3 एटम वाली गैसेस होती हैं, तो उनका हमेशा ये रेशियो आता है। ये रेशियो आते ही आपको पता चल जाना चाहिए कि मोनोएटॉमिक गैस है, डायटोमिक गैस है, या ट्राइएटोमिक गैस, ठीक है। और ये रेशियोज आपको याद होने चाहिए क्योंकि ये हम न्यूमेरिकल्स में यूज करेंगे। तो 2 रिलेशंस हमने अभी तक यूज किए हैं, 2 रिलेशंस हमने फाइंड आउट किए हैं। क्या क्या रिलेशंस फाइंड आउट किए हैं? एक हमने देखा है Cp माइनस CV जो होता है वो R के बराबर होता है। दूसरा Cp/CV जो होता है वो आपका गामा के बराबर होता है, जिसकी इंडिविजुअल वैल्यू होती है, डिपेंड करता है कि एटॉमिसिटी क्या है गैस की, ठीक है। यस, लिखो इसको। इसको लिख लो। पता है मुझे ना बहुत ऐसे फील होता है, मुझे ऐसा लगता है कि तुम लोग तुम लोग वहां पे क्या अपने फोन्स के आगे या लैपटॉप्स के आगे बैठ के बस यही सोच रहे होगे कि मैम कब रुकोगी, मैम कितना बोलोगी, मैम कितने फॉर्मूलाज कराओगी, एक और फॉर्मूला आ गया, एक और आ गया, एक और आ गया, मैम हम तो थक गए, है ना। आई एम सॉरी, क्या करूं यार, थर्मोडायनेमिक्स है ना, इसीलिए तो मैं आपको बोल रही हूँ ये वाला टॉपिक जो है ना, ये जो चैप्टर है ये आप फ्रेश माइंड से ही कर सकते हो। मैं आपको बता रही हूँ, पता है 11th की फिजिकल में चीजें बहुत हैं लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। एक बार समझ आ गया ना जिंदगी भर याद रहेगा। और पता है 12th की फिजिकल तो बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है 12th की फिजिकल। तुम चुटकियों में 12th की फिजिकल जब तुम देखोगे ना तुम्हें लगेगा जन्नत है भैया, जन्नत है ना। कोई बात नहीं यार, अब बड़े सपने देखे हैं तो मेहनत भी बड़ी करनी है ना। तो
इट्स ओके जब भी तुम्हें ऐसे लगे कि यार बहुत सारी चीजें हो रही है ना, 2 मिनट मैम को पॉज करा दिया करो, जहां भी होंगी वहीं पॉज हो जाऊंगी, तुम्हारे को सिर्फ पॉज का बटन दबाना है, फिर साइड में जाया करो, थोड़ा फ्रेशन अप हुआ करो और फिर आके फिर से पढ़ाई किया करो, ठीक है। केमिस्ट्री बहुत इंटरेस्टिंग, बस उसको समझने की जरूरत है। सब सोचते हैं कि रटना है, अरे नहीं यार, बताओ कहाँ रटना है, इसमें सब कुछ समझना है ना, तो समझ सकते हो तुम, बस तुम्हें पेशेंस रखना है और तुम्हें जबरदस्ती नहीं पढ़ना, जबरदस्ती कभी मत पढ़ना। मन नहीं है ना तो 5 मिनट 10 मिनट ब्रेक लो, अपने मन को मनाओ, उसके बाद में पढ़ने आओ। लाइन बन गई, अपने मन को बनाओ उसके बाद में पढ़ने आओ। ओ भाई क्या बात है, क्या बात है ना, ऐसे पढ़ाई करनी है, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, तो इसको लिख लिया होगा आपने। अब देखो, अब ये वाली बात समझ आएगी। क्या कहता कहता द रेशियो ऑफ Cp by Cv विल बी डिफरेंट फॉर गैसेस ऑफ डिफरेंट एटॉमिसिटी। Cp by Cv की वैल्यू अलग अलग एटॉमिसिटी वाली गैसेस के लिए अलग अलग होगी, एक एटम वालों के लिए अलग होगी, 2 एटम वालों के लिए अलग होगी, 3 एटम वालों के लिए अलग होगी। आपके सिलेबस में सिर्फ उनकी वैल्यूज है, ठीक है। द रेशियो इज द प्रैक्टिकल वेरिफिकेशन ऑफ द एटॉमिसिटी ऑफ द गैस मॉलिक्यूल, ठीक है, बढ़िया। चलो इसको भी लिख लो, ठीक है, लिख लिया होगा। अब देखो, अब देखो बेटा, फर्स्ट अब हम ना कुछ इंटरेस्टिंग चीजें पढ़ेंगे। आप कहोगे कि मैम आपने हमें स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो है सिर्फ कांस्टेंट वॉल्यूम और कांस्टेंट प्रेशर पे ही क्यों निकलवाई, बाकी की 2 कंडीशंस जो थी एडियाबैटिक और आइसोथर्मल उसमें क्यों नहीं बताई। अब मैं आपको उसका रीजन देखो क्या कहता है। कहता आपको स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कैलकुलेट करनी है फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस। आप स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कैलकुलेट करो आइसोथर्मल प्रोसेस के, ठीक है। अब देखो बेटा, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, C इज इक्वल टू Q प्लस Q डिवाइडेड बाय डेल्टा T, है ना। आइसोथर्मल है मैम, मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट है मतलब डेल्टा T क्या है, 0 है, तो आपकी हीट कैपेसिटी क्या होगी, Q अपॉन 0। मैम ये वैल्यू क्या आ रही है, इनफाइनाइट, यानी कि हीट कैपेसिटी इनफाइनाइट हो जाती है जब तुम आइसोथर्मल कंडीशन पे कैलकुलेट करते हो, इसलिए हम इसकी बात नहीं करते आइसोथर्मल पे, ठीक है, सिंपल। नेक्स्ट वाला ट्राई करो। अगर आपको एडियाबैटिक प्रोसेस बोला है तो बेटा एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या होता है, मैम एडियाबैटिक प्रोसेस में आपने कहा था कि हीट फ्लो होता है 0। अगर बेटा हीट फ्लो 0 है तो हीट कैपेसिटी होती है Q अपॉन डेल्टा T। अब अगर Q ही 0 है तो 0 अपॉन डेल्टा T क्या आ जाएगा, 0, तो हीट कैपेसिटी होती नहीं है एडियाबैटिक कंडीशंस पे। और बाकी की दोनों में हमने बात ही कर ली है। हीट कैपेसिटी एट आइसोबारिक कंडीशन क्या होती है, C, आइसोबारिक है ना तो Cp होता है, ये Q अपॉन डेल्टा T होता है, ये Qp हो जाएगा, ये Cv हो जाएगा, ये Qv अपॉन डेल्टा T होता है ना। यस, तो ये 2 होते हैं और ये 2 हमने डिस्कस कर लिए, कोई दिक्कत नहीं है यहां तक, बढ़िया। चलो बहुत बढ़िया बेटा, चले करें आगे इसको डिस्कस, लिख लो इसको फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखो बेटा, क्वेश्चन कहता है अ गैस विच इज कंटेन्ड इन एन ओपन वेसल, एक गैस है जो ओपन वेसल में है। ओपन वेसल में है मतलब कि मैम प्रेशर होगा उसका कांस्टेंट, अगर प्रेशर है उसका कांस्टेंट तो बोलता दैट अ गैस विच इज कंटेन्ड इन एन ओपन वेसल इज सप्लाइड विद 500 जूल्स ऑफ हीट। कांस्टेंट प्रेशर पे बेटा जो हीट सप्लाई की जा रही है वो QP के बराबर होगी, क्योंकि कांस्टेंट प्रेशर पे जो भी हीट फ्लो होता है वो QP से होता है, एंड वो सप्लाई की जा रही है टू द सिस्टम इज सप्लाइड विद 500 जूल्स ऑफ हीट, मतलब कि गैस को सप्लाई की जा रही है, यानी कि मैम ये प्लस 500 जूल्स होगा। आपसे पूछा है आपको एंथैल्पी बताना है, कांस्टेंट प्रेशर पे एंथैल्पी जो होती है वो किसके बराबर होती है, QP के बराबर होती है, और QP कितना है, प्लस 500 जूल्स है, तो क्या आंसर हो जाएगा, प्लस 500 जूल्स। तो यानी कि ऑप्शन ए जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इतना आसान क्वेश्चन कर लोगे, इसमें तो कोई बहुत बड़ी बात थी नहीं, बहुत बढ़िया, लिख लो इसको, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, ये मैं आपको होमवर्क दूंगी, ये आप सॉल्व करोगे, मैं हर एक चीज बता दूंगी पहले ही, बस आपको सॉल्व करना होगा। क्वेश्चन क्या कहता है, कहता एक पीस है एल्यूमिनियम का जिसका वेट आपको दिया हुआ है 3 ग्राम्स, ठीक है, ओके, रिक्वायर्स 5.4 जूल्स ऑफ हीट इन ऑर्डर टू raise the temperature from 298 to
300, तो यानी कि डेल्टा टी आपका कितना है, 300 में से 298 को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो यानी कि आपका आ गया 2 केल्विन। ठीक है, तो आपका डेल्टा टी की वैल्यू आ गई 2 केल्विन। एंड इट रिक्वायर्स 5.4 जूल्स ऑफ हीट, यानी कि बेटा आपको Q की वैल्यू दी है 5.4 जूल्स। ठीक है, पहला आपसे पूछा है हीट कैपेसिटी कैलकुलेट, तो पहला तो बहुत आसान है, हीट कैपेसिटी जो होती है वो क्या होती है, जितनी भी हीट रिक्वायर्ड होती है अपॉन डेल्टा टी। तो हीट कैपेसिटी तो मास पे या मोल्स पे डिपेंड करती नहीं है, तो मैम सीधा जो आपने Q निकाला है 5.4, इसको डिवाइड कर देंगे 2 से, तो 2.7 जूल्स जो है पर केल्विन, वो हमारी क्या आ जाएगी, हीट कैपेसिटी आ जाएगी। पहला तो आसान था। दूसरा देखो, दूसरा कहता है मोलर हीट कैपेसिटी। मोलर हीट कैपेसिटी लिखा हुआ है लेकिन है मोलर। ठीक है, तो मोलर हीट कैपेसिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं, जो भी हीट होती है उसको नंबर ऑफ मोल से भी डिवाइड करना पड़ता है। तो आपका Q बाय डेल्टा टी वैल्यू तो 2.7 आ रही है, इसको आपको, या फिर ऐसे कंफ्यूज हो जाओगे, 5.4 अपॉन 2 इंटू, अब बेटा नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने हैं आपको। एल्यूमिनियम का मास गिवन है, मोल्स कैसे आएंगे, 3/27 से, तो ये कितना आ गया, 1/9 आ गया। तो यानी कि मैम 1/9 जो है वो हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा। ठीक है, यस, तो बस अब इसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, 2.7 इंटू 9, ये बेटा आपका जूल्स पर केल्विन पर मोल जो है, इस बार मोल भी आएगा यूनिट में, तो ये आपकी हीट कैपेसिटी हो जाएगी किसकी, मोलर हीट कैपेसिटी। ठीक है, सेम इसी तरह से अब आप स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी निकाल सकते हो। स्पेसिफिक के लिए फॉर्मूला क्या होता है, इसको SP लिख लो या M लिख लो, दिस इज इक्वल टू Q अपॉन जो भी मास दिया होता है अपॉन डेल्टा टी। तो Q था 5.4, ये था 2 इंटू मास कितना दिया हुआ था बेटा, 3 ग्राम्स, तो सीधा यहाँ पे 3 ग्राम्स लिखना था। ये आ जाएगा आपका 2.7 अपॉन 3 विच इज इक्वल टू 0.9 जूल्स पर केल्विन पर ग्राम होगा। इस बार बेटा ग्राम इनवर्स भी होगा, क्योंकि इस बार यहाँ पे मास भी है तो यूनिट में ग्राम इनवर्स भी आएगा। ठीक है, इस तरह से आपको बस कैपेसिटीज कैलकुलेट करनी है। अगर आप भी गया तो क्या बड़ी बात है, 2 सेकंड में कर लेंगे, फॉर्मूला में पता है, इजी। अंडरस्टैंडिंग जरूरी है भैया, फॉर्मूले तो ऐसे निकाल लेंगे हम खुद से। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, इसको लिख लो, फिर हम आगे बढ़ेंगे। लिख लिया होगा, चलो अब हम आगे बढ़ते हैं भाई, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, और ये आपने लिख लिया। ओके चलो ठीक है। अब बेटा हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सी चीज करने वाले हैं, एंड दिस इज द another important part which is your adiabatic process। तो बेटा अब हम रिलेशनशिप निकालेंगे PV for a reversible adiabatic process for a ideal gas। यहां पर आपको गौर जो फरमाना है वो कहां फरमाना है, एक तो लिखा है मैम रिवर्सिबल, और दूसरा लिखा है मैम एडियाबैटिक प्रोसेस। क्या लिखा है, एडियाबैटिक प्रोसेस। ठीक है, तो बेटा 2 कंडीशंस जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो क्या है, कि रिवर्सिबल भी होना चाहिए और एडियाबैटिक भी होना चाहिए। ठीक है, तो 1 by 1 दोनों कंडीशंस अप्लाई करके हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा रिलेशनशिप निकालेंगे P और V के अंदर। ठीक है, यस। उससे पहले आपको मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहती हूँ। डिस्क्लेमर गौर फरमा लीजिए, अगर नींद आ रही है तो उठ जाइए। मेरा डिस्क्लेमर ये है बेटा कि जो मैं आपको अभी डेरिवेशन कराने वाली हूं वो थोड़ी सी बड़ी है। ठीक है, डेरिवेशन आपके सिलेबस में नहीं है, पेपर में कोई नहीं कहेगा कि डेरिवेशन करके बताओ। जो हम डिराइव करके रिलेशन निकालेंगे वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वो याद रखना है। डेरिवेशन समझ आती है तो बहुत बढ़िया, नहीं समझ आती तो छोड़ सकते हो। डिस्क्लेमर ये है, घबराने का नहीं है, बार बार बोल रही हूं। ठीक है, ओके चलो अब हम इस डेरिवेशन को शुरू कर सकते हैं। तो भैया हमें बोला गया है कि एडियाबैटिक प्रोसेस है। अगर एडियाबैटिक प्रोसेस है तो मैम आपने हमें बहुत अच्छे से बताया था कि एडियाबैटिक प्रोसेस के अंदर जो हीट ट्रांसफर होता है वो 0 होता है। तो अगर हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगाएं तो डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस W होता है।
और मैम Q यहाँ पे 0 है तो डेल्टा U जो है वो W के बराबर आ जाता है, ठीक है। यस, ऑल्सो मैम हमें पता है कि जो डेल्टा U है वो माइनस P एक्सटर्नल डेल्टा V के बराबर आ जाएगा, क्योंकि वर्क डन तो माइनस P एक्सटर्नल डेल्टा V के बराबर होता है। अभी तक आपको कोई दिक्कत नहीं आ रही थी, सब चीजें बढ़िया चल रही थी। अभी बेटा थोड़ी देर पहले, बस कुछ समय पहले, मैम ने आपको डेल्टा यू का एक बहुत ही अमेजिंग सा रिलेशन बताया था। वो अमेजिंग सा रिलेशन क्या था? वी नो दैट डेल्टा यू जो होता है वो एन सीवी डेल्टा टी के बराबर होता है। ये हमने अभी अभी नया नया ताजा ताजा सीखा है ना। यस, तो क्या मैं इसको इस इक्वेशन जिसे मैं 1 बोल रही हूं उसमें पुट कर दूं? बिल्कुल कर दीजिए। तो पुट इन 1, तो अगर मैंने इसे 1 में पुट किया तो मेरे पास जो एक्सप्रेशन आएगा वो क्या आएगा, वो हम देख लेते हैं। वो क्या आएगा मैम? वो जो एक्सप्रेशन है वो आ जाएगा एन सीवी डेल्टा टी इज इक्वल टू, डेल्टा टी क्यों लिख रहे हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा अगर हम इसको dt लिख लें। स्मॉल चेंजेस, पहले तो इसको लिख लो, एन सीवी डेल्टा टी इज इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अगर बेटा छोटे छोटे चेंजेस कर रहे हैं तो इस डेल्टा की जगह पे dt लिख लें, कहानी थोड़ी सी आसान हो जाएगी, बस इसलिए, ठीक है। तो आप यहां पे लिख सकते हो फॉर स्मॉल चेंजेस, फॉर स्मॉल चेंजेस हम इस इक्वेशन को कह सकते हैं एन सी वी डी टी इज इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल डी डी वी। यहां तक किसी को कोई डाउट? मैंने बस क्या किया, मैंने यहाँ पे एडियाबैटिक कंडीशन लगाई, फर्स्ट में लगाई, ये आया डेल्टा यू की मैंने एक नई ताजा ताजा चीज सीखी थी, विच वॉज कि आप डेल्टा यू को एन सीवी डेल्टा टी लिख सकते हो। तो मैंने फटाफट अपनी नॉलेज को झाड़ के यहाँ पे एन सीवी डेल्टा टी लिख दिया। फिर मुझे छोटे छोटे चेंजेस के लिए देखना था तो मैंने इसको एन सीवी डी टी कर दिया और इसको माइनस पी एक्सटर्नल डीवी कर दिया, ठीक है। अब देखो बेटा, अब देखो क्या हुआ। मुझे ऊपर 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 कंडीशंस में एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज बोली हुई थी कि रिवर्सिबल है। अगर रिवर्सिबल है तो हम क्या कह सकते हैं? फॉर रिवर्सिबल प्रोसेसेस, फॉर रिवर्सिबल प्रोसेसेस क्या होता है मैम? P एक्सटर्नल जो होता है, जो P एक्सटर्नल होता है, आप उसको गैस के प्रेशर के इक्वल ले सकते हो, है ना। तो रिवर्सिबल प्रोसेसेस के लिए हम ये वाली कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं। तो लेट्स से कि ये आपकी सेकेंड इक्वेशन थी, तो हम सेकेंड इक्वेशन के अंदर इस बात को पुट कर सकते हैं। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूं कि एन सी वी डी टी इज इक्वल टू माइनस पी डी वी? ऐसा लिख सकती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। चलो बहुत बढ़िया है। यहाँ पे ये P क्या है? गैस का प्रेशर है, V क्या है? गैस की वॉल्यूम है, CV क्या है? गैस की मोलर हीट कैपेसिटी है, N क्या है? गैस के मोल्स हैं, T क्या है? गैस का टेम्परेचर है, क्योंकि हम सिर्फ गैस ही ले रहे हैं, ठीक है। हाँ, यहाँ तक तो मैम कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अब जरा आइडियल गैस इक्वेशन को यूज कर लेते हैं, ठीक। तो बेटा अगर आप आइडियल गैस इक्वेशन यहाँ पे अप्लाई करने की कोशिश करोगे तो क्या लिखोगे? लिख दो आइडियल गैस। आइडियल गैस हमें पता है दैट PV इज इक्वल टू nRT। चेंज क्या क्या होता है बेटा? सिर्फ और सिर्फ आपका प्रेशर और वॉल्यूम चेंज होता है, उधर सिर्फ टेम्परेचर चेंज होता है, और तो कुछ चेंज ही नहीं होता, है ना। यानी कि मैम अगर हम यहाँ पे D लगा रहे हैं तो इस पूरे में भी अगर आप D लगाओगे तो आप इसको ऐसे लिख दो, D ऑफ P विल बी इक्वल टू ऑफ nRT। इसमें से मैम जो चीजें चेंज कांस्टेंट है उनको बाहर ले लो, यानी कि बेटा यहाँ पे तो वो वाला फॉर्मूला लगेगा, पी डी वी प्लस वी डी पी इज इक्वल टू एन और आर बाहर आ जाएगा डी टी। मैंने बताया था वो जब डिफरेंशिएशन करते हैं एक्स वाई का तो एक कांस्टेंट रहता है, फिर दूसरे का डिफरेंशिएशन होता है, फिर दूसरा कांस्टेंट होता है, फिर पहले वाले का डिफरेंशिएशन, है ना। हाँ, तो पी डी वी प्लस वी डी पी जो है वो आपका एन आर डी टी आ जाता है, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। चलो अब मैं ना इसको यूज करने वाली हूँ इसलिए बता रही हूँ, इसको समझ लो, यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं होना, ठीक है। ओके परफेक्ट है, ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे थर्ड इक्वेशन और इसको हम बोलेंगे फोर्थ इक्वेशन, ठीक है।
नहीं, इसको अभी फोर्थ नहीं बोलेंगे। यहां से बेटा आप क्या करोगे, इस एन डी टी की वैल्यू निकाल लो। एन डी टी किसके बराबर आ रहा है, पी डी वी प्लस वी डी पी को डिवाइड कर रहे हैं किससे, आर से। ये आपके एन डी टी की वैल्यू आ रही है, ठीक है। ये है आप जिसको यूज करोगे, ये है जिसको आप यूज करोगे। तो इसको बोल दो कि ये आपकी इक्वेशन 4 है। तो अब क्या करना है, इस फोर्थ वाली चीज को थर्ड वाले में पुट करना है। डेरिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ लास्ट का एक्सप्रेशन इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर डेरिवेशन समझ लोगे तो सोने पे सुहागा हो जाएगा, ठीक है। यस, तो इस वैल्यू को मैं इस थर्ड में पुट कर रही हूं। तो पुट 4 in 3, तो पुट 4 in 3। तो अगर हम 4 को 3 में पुट करेंगे तो हम क्या कहेंगे, दैट CV को मल्टीप्लाई करना है इस पूरे से, PDV प्लस VDP। CV को मल्टीप्लाई करना है PDV प्लस VDP अपॉन R से। दिस इज इक्वल टू माइनस PDV माइनस PDV। ये आ रहा है। कोई दिक्कत है यहां तक? यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ओके, तो जरा इस चीज को समझ लो, यहां तक बढ़िया होना चाहिए, एकदम क्लियर होनी चाहिए सारी चीज। समझ आ रही है? मैंने बस इस वैल्यू को इसके अंदर पुट कर दिया, ठीक है। चलो अमेजिंग। अब देखो बेटा, अगर मैं R की बात करूं तो हमने अभी कुछ समय पहले लिखा था कि CP माइनस CV जो होता है वो R के बराबर होता है। CP माइनस CV जो होता है वो R के बराबर होता है, ठीक है। तो इसको हम यूज कर लेते हैं इस वाली इक्वेशन में। तो हम बोलेंगे CV इंटू PDV प्लस VDP इज अपॉन CP माइनस CV जो है वो आपका माइनस PDV के बराबर आ रहा, वो आपका माइनस PDV के बराबर आ रहा है, ठीक है। यस, बढ़िया, एकदम बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं। चलो अब बेटा इस CV को इसके नीचे डिवाइड कर दो, तो PDV प्लस VDP अपॉन CP, ये भी CV के डिवाइड में आ जाएगा, ये भी CV अपॉन CV आ जाएगा, एंड दिस विल बी इक्वल टू माइनस PD, ठीक है। हाँ, अभी हमने कुछ समय पहले एक और इंपॉर्टेंट चीज पढ़ी थी कि CP बाय CV जो होता है वो गामा के बराबर होता है, ठीक है। तो हम अब इसको यूज करेंगे और इस वैल्यू में पुट करेंगे सॉरी। तो इसको इसमें पुट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। देखना अब क्या आ जाएगा, PDV प्लस VDP इज इक्वल टू अपॉन में गामा माइनस 1 और ये हो जाएगा माइनस PD, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। चलो इसके बाद इसको इसके अंदर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, सीधी सी बात है, बस क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हो जाएगा PDV प्लस VDP इज इक्वल टू माइनस गामा PDV माइनस माइनस प्लस PD। समझ आ रहा है? यस। अब ध्यान से देखो, ये वाला PDV और ये वाला PDV कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास बचा क्या, आपके पास बच गया VDP इज इक्वल टू माइनस गामा PD, है ना। यस, तो P को P के नीचे ले आओ, V को V के नीचे ले जाओ, तो DP बाय P इज इक्वल टू माइनस गामा DV बाय P, ठीक है। अब क्या करेंगे, दोनों साइड इंटीग्रेट करेंगे। अब क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, अब दोनों साइड इंटीग्रेट करना है। तो जब आप दोनों साइड इसको इंटीग्रेट करोगे तो क्या बन जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ DP बाय P इज इक्वल टू माइनस गामा इंटीग्रेशन, गामा तो कांस्टेंट होता है, DV बाय, यहां तक सही है। अब बेटा आपको पता है जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो P इनिशियल से P फाइनल करोगे और इसको V इनिशियल से V फाइनल करोगे, और आप यहाँ पे प्रॉपर्टी यूज करोगे जो हम लॉग वाली प्रॉपर्टी यूज करते थे। मैं आपको बता देती हूँ क्या यूज करेंगे, यूजिंग इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x जो होता है वो होता है नेचुरल लॉग ऑफ x, ठीक है। तो आपका यहाँ पे इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, नेचुरल लॉग ऑफ p। तो मैम नेचुरल लॉग ऑफ p इंटीग्रेशन आ जाएगा P इनिशियल से P फाइनल, दिस विल बी इक्वल टू माइनस गामा नेचुरल लॉग ऑफ V, और ये हो जाएगा V इनिशियल से V फाइनल, है ना।
अब बेटा ये हो जाएगा आपका नेचुरल लॉग ऑफ पी फाइनल अपॉन पी इनिशियल, दिस विल बी इक्वल टू माइनस गामा ln ऑफ v फाइनल बाय v इनिशियल, ठीक है। अब ये नेगेटिव है, जब ये इसकी पावर में जाएगा तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ नेचुरल लॉग ऑफ p फाइनल बाय p इनिशियल विल बी इक्वल टू गामा नेचुरल लॉग ऑफ v इनिशियल बाय v फाइनल। अब आप कहोगे मैम ये कैसे किया, तो लिख लो बेटा क्या किया मैम ने यूज किया कि जब भी माइनस ln ऑफ x होता है तो आप उसको ln ऑफ 1 अपॉन x लिख सकते, ये करा मैंने, ठीक है। तो मैंने इन दोनों को ऊपर नीचे कर दिया, ठीक है। अब इसको भी मैं इसकी पावर में लेके जा सकती हूँ, क्योंकि जब आपके पास में कुछ भी a ln x होता है तो आप उसको ln ऑफ x की पावर a भी लिख सकते हो। तो मैं इसको इसकी पावर में लेके जाऊंगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ln of p final by p initial will be equal to ln of v initial by v final, और इस पूरे की पावर में आ जाएगा गामा, ठीक है। यस, तो बेटा अब ये भी ln ऑफ समथिंग है, ये भी ln ऑफ समथिंग है, तो पक्का ये और ये आपस में बराबर होना चाहिए। अगर ये आपस में बराबर हैं तो क्या मैं कह सकती हूँ दैट p final by p initial is equal to v initial gamma by v final gamma। यहां से हम क्या कह सकते हैं दैट p final gamma is equal to p initial gamma, और वी कैन से दैट p v की पावर गामा जो है वो किसके बराबर है, एक कांस्टेंट वैल्यू के बराबर है। तो ये रिलेशन हमने फाइंड आउट किया। आपके लिए जो इंपॉर्टेंट है वो यही दो रिलेशन, ये दो रिलेशंस आपको याद करने हैं और आपको उससे पहले वाली चीजें याद नहीं करनी है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये सिर्फ तभी एप्लीकेबल होती हैं, ओनली एप्लीकेबल जब आपके पास में एडियाबैटिक कंडीशन हो पहली, और दूसरा बेटा रिवर्सिबल हो। अगर रिवर्सिबल नहीं है, इरिवर्सिबल है, तो फिर आप ये रिलेशन नहीं यूज कर सकते। जैसे आप आइसोथर्मल में कहते थे ना कि पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट, ये कब होता था, आइसोथर्मल कंडीशंस में, है ना। यस मैम, चाहे कोई भी आइसोथर्मल हो ये एप्लीकेबल होता था। वैसे ही पीवी की पावर गामा जो है वो कांस्टेंट होगा, लेकिन कब, एडियाबैटिक रिवर्सिबल में। कब, एडियाबैटिक रिवर्सिबल में। ये बात आपको ध्यान रखनी, ठीक है, ठीक है। ये दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको याद रहेंगी तो आप कभी भी गलती नहीं करेंगे, ठीक है। यस, ये याद करना है बेटा, दिस इज इंपॉर्टेंट, अगेन एंड अगेन सेइंग इंपॉर्टेंट। इससे पहले जो हमने डेरिवेशन करी वो आपको अगर समझ आती है तो बहुत बढ़िया, नहीं समझ आती तो पेपर में नहीं पूछते हैं, ठीक है, तो फिर मत याद करो चाहे, लेकिन ये रिलेशन याद होना चाहिए। इसी से हम अपनी कल की क्लास शुरू करेंगे, ठीक है। एक बार मैं आपको फिर से सारी समझा देती हूं अगर किसी को समझनी है तो, अगर नहीं समझनी तो कोई बात नहीं। मैंने एक एडियाबैटिक प्रोसेस लिया जिसमें मैंने कहा हीट ट्रांसफर 0 हो गया, तो ऑब्वियसली मेरा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से डेल्टा यू जो है वो डब्ल्यू के बराबर आ गया। मुझे पता है वर्क डन जो होता है वो माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी के बराबर होता है, और डेल्टा यू का मैंने एक नया रिलेशन अभी पढ़ा था विच वॉज एन सी वी डेल्टा टी, तो मैंने उसी रिलेशन को यहाँ पे पुट कर दिया। मैं छोटे छोटे चेंजेस लिख रही थी तो मैंने एन सी वी डी टी लिख दिया, ये माइनस पी एक्सटर्नल डी वी लिख दिया। क्योंकि मुझे रिवर्सिबल कंडीशन चाहिए थी तो मैंने रिवर्सिबल कंडीशन ली और मैंने एक्सटर्नल प्रेशर को गैस के प्रेशर के इक्वल बोल दिया, लेकिन मैं सिर्फ रिवर्सिबल में कर सकती हूँ, इरिवर्सिबल में नहीं कर सकती। तो यानी कि मैम आपने इस जगह पे कहां पे हमने लिख दिया था इसको, यस, ये रिलेशन फिर हमारे पास आ गया था एनसीवी डीटी इज इक्वल टू माइनस पी डीवी। अब इसके बाद मैंने क्या किया, क्योंकि सब चीजें आइडियल गैस के लिए हो रही हैं तो मैंने एन डी की वैल्यू निकाली आइडियल गैस से। एन डी किसके बराबर आ गया, पी डीवी प्लस वी डीपी अपॉन आर, तो मैंने ये इस वैल्यू में पुट कर दिया। जब मैंने इसमें पुट किया तो मेरे पास CV जो है वो आ गया पी डीवी प्लस वी डीपी अपॉन आर इज इक्वल टू माइनस पी डीवी के बराबर। आर का रिलेशन मैंने अभी अभी सीखा था, सीपी माइनस सी इक्वल टू आर, ठीक है, तो मैंने इसको इसके अंदर इनकॉर्पोरेट कर दिया, ठीक है। तो पी डीवी प्लस वी डीपी अपॉन सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू ये आ गया। क्योंकि ये यहां था, इसको आप इसके साथ डिवाइड कर सकते हो, तो आपको पता है सीपी बाई सीवी गामा के बराबर होता है, तो गामा माइनस 1 हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो यहां से डीपी बाई डीवी जो है वो इस तरह से आ गया मेरे पास। इंटीग्रेट किया दोनों को, लिमिट्स पुट किए बेटा,
और पूरा इंटीग्रेशन करने के बाद मेरे पास ये एक्सप्रेशन आ गया, ठीक है। और यहां से मैंने अपना रिलेशन फाइंड आउट कर लिया प्रेशर और वॉल्यूम में इन एडियाबैटिक रिवर्सिबल कंडीशंस। इससे पहले की डेरिवेशन बार बार कह रही हूं आपके सिलेबस में नहीं है। कैसे डिराइव किया इज नॉट इंपॉर्टेंट, क्या डिराइव किया इज इंपॉर्टेंट। दिस इज समथिंग जो आपके लिए जरूरी है। जिनको बहुत हाई लेवल की थर्मोडायनेमिक्स पढ़नी है वो उस डेरिवेशन को करना, जिनको नहीं पढ़नी वो सिर्फ इस रिलेशन को याद करना। डेरिवेशन इज आउट ऑफ सिलेबस, उसको नहीं करना है, घबराना नहीं है, ठीक है। उसके बाद में मैंने आपको आइसोथर्मल कंडीशंस और एडियाबैटिक रिवर्सिबल कंडीशंस को कंपेयर कराया। आइसोथर्मल में हम कहते थे कि पीवी कांस्टेंट होता, लेकिन एडियाबैटिक रिवर्सिबल में हम कहते हैं कि पीवी की पावर गामा जो होती है वो कांस्टेंट होती है, ठीक है। यस, this is something which we have studied today and this is only applicable on reversible adiabatic processes. Okay, yes, तो अगर आप डेरिवेशन लिखना चाहते हैं तो पॉज करके आप लिख सकते हैं, ठीक है। ये पेज इंपॉर्टेंट है, बार बार कह रही हूं ये पेज इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। विद दिस माय डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना काफी है क्योंकि आज के लिए आपका दिमाग एकदम भर चुका है। आई नो दैट, ठीक है। कोई बात नहीं बेटा, मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर ही ऐसा है जो आपको एकदम हक्का बक्का कर देगा, राइट। यस, लेकिन बहुत ईजी है अगर एक बार समझ आ गया तो, ठीक है। मैथ्स थोड़ी सी ज्यादा होती है, कोई बात नहीं, मैं हूं ना, मैं हर पॉइंट पे आपको हर एक स्टेप भी बताऊंगी। डेरिवेशंस खुद से लिखकर देखनी है। तो अगेन होमवर्क क्या होगा, होमवर्क इज रिवीजन। रिवाइज करना इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। सेकेंड इज राइट द डेरिवेशंस योरसेल्फ। राइट डेरिवेशन स्लैश इक्वेशंस योरसेल्फ, ठीक है। उसके बाद में आपको डीपीपी करनी है। एंड फोर्थ इज योर मॉड्यूल क्वेश्चंस। इस वाले टॉपिक से है नहीं मॉड्यूल के अंदर, तो मैं आपको जब पूरा पूरा चैप्टर होगा तभी आप क्वेश्चंस कर पाओगे। तो मॉड्यूल के क्वेश्चंस इस टॉपिक से नहीं है। डीपीपी भी आई डोंट थिंक सो ज्यादा बन पाएगी क्योंकि आज हमने सिर्फ डेरिवेशन किया है। अगर बनी तो आई गिव यू द डीपीपी, ठीक है। एक बार डीपीपी को भी हटा देते हैं। ऐसे करते हैं, आज आपका इतना ही होमवर्क है, ठीक है। यस, तो इतना ही करना है। देख रहे हो होमवर्क कितना कम दिया मैंने, तो बस ऐसे ही पढ़ाई करना, ठीक है। विद दिस माय डियर स्टूडेंट्स, लेट्स एंड आवर सेशन टुडे। सो थैंक यू सो मच। हम इस डेरिवेशन को बार बार बोल रही हूँ, जो अभी लास्ट में डेरिवेशन की थी एडियाबैटिक रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए, आपके सिलेबस में नहीं है, आपको नहीं करनी, आप मत करिए। सिर्फ लास्ट में जो हमने एक्सप्रेशन निकाला पीवी की पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, वो आपको याद होना चाहिए, वो आपके काम आएगा, ठीक है। परफेक्ट माय डियर स्टूडेंट्स, तो इतना ही करेंगे आज। मिलेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। आपको प्रैक्टिस करनी है, आपको बहुत ही ज्यादा मेहनत करनी है, आपको हर समय खुद को मोटिवेटेड रखना है। टॉक टू योर पेरेंट्स, आप अपने आप मोटिवेट हो जाएंगे, ठीक है। यस, एंड आई होप आप बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, आपको सब चीजें अंडरस्टैंड हो रही हैं, बिकॉज दैट इज माई मेजर रोल। एंड वील मीट इन द नेक्स्ट सेशन। टिल देन कीप स्टडीइंग, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर।